तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट के अंदर। अगर मैं आप लोगों को ठीक तरीके से दिखाई दे रहा हूं, अगर मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर्ली पहुंच पा रही है, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप, जहां पर हम लोग हमारी सबसे बड़ी बॉटनी की 11th क्लास की यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं विद द चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया? सारे जारविस बताइए एक बार फटाफट, हालचाल सब ठीक? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे टू स्टार्ट दिस वंडरफुल सीरीज अप, जहां पर हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी को एकदम एंड टू एंड डिकोड करने वाले हैं। और इस सीरीज की सबसे खास बात बताता हूं, ये जो यूनिट है इसकी सबसे खास बात बताता हूं कि अगर आप शब्दों से खेलना सीख गए तो आपको जीरो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सारी चीजें आपको बकायदा क्लास में ही याद हो रही होंगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप क्लास में ही टैकल कर पा रहे होंगे, सारे डाउट्स आपके यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। यानी आपको अब मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी को 5 मिनट देने हैं आफ्टर एवरी लेक्चर एंड आप मोर देन डन हो जाएंगे फॉर योर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, फॉर नीट एग्जामिनेशन, फॉर एनी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो आप देने वाले हैं। राइट? सो बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की शुरुआत करने वाले हैं। अब दोस्तों आपको एक बात बताता हूं कि यहां पर एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है ना, वो थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, जानबूझ के चेंज किया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज सिलेबस आपके दो जो चैप्टर्स हैं उनका वेटेज कम कर दिया गया है इन एग्जामिनेशंस। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन जो चैप्टर है ये आपके हम एंड में करेंगे। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एंड आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि आपके सिलेबस के अहम पार्ट हैं, इनको हम लोग फर्स्ट केटर करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसके पीछे एक लॉजिक है और आज हम शुरू करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि एक बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉपिक है। तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई टू डिकोड कि फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ते क्या हैं, क्योंकि शब्द हमारा 1000 बार सुना हुआ है और ना सिर्फ हमने पहले छोटी क्लासेस में इस शब्द को सुना है, बल्कि 11th क्लास में आने के बाद भी हम लोगों ने इस शब्द को बहुत बार सुन लिया है और बहुत बार हम इस शब्द को एक्नॉलेज भी कर चुके हैं। जब हम लोग किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे उस टाइम पर भी हमने बोला कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। जिस टाइम पर हम लोग प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे उस टाइम पर भी हमने बताया कि डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। हमने कहा कि फंगस अपना खाना नहीं बना सकते क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफिक है, ये फोटोसिंथेसिस शो नहीं करते। प्लांट अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। एनिमल अपना खाना नहीं बना सकते क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस शो नहीं करते। यानी शब्द तो हमारा सुना हुआ है, ये तो हमें अच्छे तरीके से पता है। अब इस शब्द की गहराई में चलना है, अब इस शब्द को लेयर बाय लेयर समझते हुए चले जाना है कि यह शब्द एक्चुअल में हमसे कहना क्या चाहता है। और मैं सिर्फ आपको इस चैप्टर के नाम से यहां पर 50 पॉइंट निकाल करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको इस चैप्टर की एक कॉन्क्रीट क्लैरिटी इसी स्लाइड के अंदर मिल जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। एक अच्छा खासा ओवरव्यू, एक अच्छा खासा अकाउंट हमको मिल रहा होगा। सबसे पहला शब्द जो इस चैप्टर का है वो है फोटो। फोटो का मतलब क्या होता है? खींचने वाली फोटो नहीं है दोस्त, ये जो फोटो है इसका मतलब होता है लाइट। इस फोटो का मतलब होता है लाइट। एंड सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को सिंथेसाइज करना, यानी टू मेक। अब क्या बनाने की बात हो रही है यहां पर इस चैप्टर के अंदर? खाना बनाने की बात हो रही है, यानी टू मेक फूड वी नीड टू यूटिलाइज लाइट एनर्जी। अब केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी कभी बनाई नहीं जा सकती और एनर्जी कभी नष्ट नहीं की जा सकती, एक फॉर्म से इसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी मैं सिर्फ क्या इस टॉपिक के नाम से फोटोसिंथेसिस की एक डेफिनेशन लिख सकता हूं कि फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी।
क्या मैं लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके यहां पर केमिकल एनर्जी बना पा रहा हूं? एकदम बना पा रहा हूं। तो क्या ये डेफिनेशन इन्हीं शब्दों से आ गई? भाई लाइट से मैं फूड बना रहा हूं, और फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट विच इज अ केमिकल। तो जाहिर सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या मैं ये कह सकता हूं कि कन्वर्जन हो रहा है यहां पे लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? अगर आप एक और डेफिनेशन यहां पर लिखना चाहो तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि आपको फोटोसिंथेसिस में और किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, और उसके लिए वी नीड टू गो बैक इन सम अदर कॉन्सेप्ट्स। मुझे यह बताइए, क्या दुनिया में सारे ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? क्या एवरी ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट ऑन अर्थ कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? नहीं। हमें अच्छे तरीके से पता है कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अगर हम एग्जाम्पल्स लिखना चाहें तो बहुत कम एग्जाम्पल्स हमारे दिमाग में आएंगे अलग अलग कैटेगरीज के। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स अगर आप देखें किंगडम मोनेरा के अंदर, तो कौन थे भाई? किंगडम मोनेरा जिसमें आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वहां पर ज्यादातर बैक्टीरिया तो हेट्रोट्रॉफिक थे, खुद का खाना नहीं बना सकते थे। सिर्फ कुछ चुनिंदा बैक्टीरिया ही खुद का खाना बना पा रहे थे, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, तो हम यहां पर साइनोबैक्टीरिया लिख देते हैं। अगर इसके बाद आप किंगडम प्रोटिस्टा में जाएं तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइजोफाइट्स जो थे, जिसमें डायटम्स और डेस्मिड्स पाए जा रहे थे, ये अपना खाना बना रहे थे। क्योंकि क्राइजोफाइट में कौन था भैया? क्राइजोफाइट में था डायटम, दैट इज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। ये तो बहुत ज्यादा खाना बना रहे थे ओशन में, तो ये भी फोटोसिंथेटिक थे। क्राइजोफाइट के बाद जो डायनोफ्लैजेलेट थे, ये भी मेराइन वाटर में पाए जाते हैं और ये भी फोटोसिंथेटिक थे। तो क्या यहां पर डायनोफ्लैजेलेट भी आ जाएगा एग्जांपल में? बिल्कुल आ जाएगा, डायनोफ्लैजेलेट भी आ जाएगा। यूग्लेनॉइड क्या अपना खाना बना पा रहे थे? कभी कभी बना पा रहे थे, कभी कभी नहीं बना पा रहे थे, यानी कि वो कनेक्टिंग लिंक की तरह बिहेव कर रहे थे बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी मिक्स्ड न्यूट्रिशन पाया जाता है। अगर सनलाइट अवेलेबल है तो प्लांट की तरह बिहेव करेंगे, खाना बनाएंगे। अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो एनिमल की तरह बिहेव करेंगे, अपने से छोटे इंडिविजुअल्स को प्रिडेट करेंगे, शिकार करेंगे। यानी यूग्लेनॉइड भी हो तो सकता ही है भाई, इसके पास पिगमेंट सिस्टम तो है ही, तो यूग्लेनॉइड्स भी हो सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो स्लाइम मोल्ड है, प्रोटिस्टा में खाना बना सकता है? नहीं, नाम के पीछे ही मोल्ड आ रहा है, यानी फंगस जैसा है, सेप्रोफिटिक है, खाना नहीं बना सकता। प्रोटोजोवंस, नाम में ही जोवंस आ रहा है, यानी एनिमल लाइक है, खाना नहीं बना सकता। अगली अगर आप किंगडम देखेंगे, किंगडम फंगस, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक है, खाना नहीं बना सकती। अगली किंगडम आप देखेंगे प्लांट, तो प्लांट हर प्रकार का प्लांट आपका एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स खाना बना सकते हैं। इससे अगली किंगडम की बात करोगे, एनिमेलिया, खाना नहीं बना सकते। सर आज ही मम्मी ने भिंडी की सब्जी बनाई थी, आप कैसे कह सकते हो कि खाना नहीं बना सकते? दोस्त, अपने शरीर के अंदर खाना बनाने की बात हो रही है। अगर आप सड़क पे धूप में खड़े हो जाते और आपको 4 दिन खाना खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो मैं कह देता कि हाँ भाई आप खाना बना सकते हो, लेकिन ऐसा मैकेनिज्म हमारे अंदर नहीं है। ऐसा मैकेनिज्म एक ही एनिमल के अंदर है जो आज अर्थ पे मौजूद है, दैट इज हल्क, जो कि हरा भरा है, फोटोसिंथेटिक है, जिसके अंदर हरा भरा क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट आपको साफ साफ शरीर पर दिखाई देता है। और दूसरा जो एनिमल है वो इस ग्रह का नहीं है, वो है जादू, जो कि नीला है। और वो इतना नीला है कि उसके अंदर फाइकोसाइनिन पिगमेंट की बहुत ज्यादा बहुतायत है, अबंडेंस है। उसमें वही फाइकोसाइनिन पिगमेंट है जो यहां पर साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया, साइन वर्ड आता है ना ब्लू कलर का। तो इन दो एनिमल्स के अलावा मैं तो किसी एनिमल को नहीं जानता जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और दोनों ही काल्पनिक कैरेक्टर्स हैं, यानी इनका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहां पर यही ऑर्गेनिज्म है जो खाना बना सकते हैं, यानी सारे ऑर्गेनिजम्स खाना नहीं बना सकते। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ये खुद का खाना स्वयं बना लेते हैं, तो इनको क्या ऑटोट्रॉफ्स बोल दोगे? बिल्कुल बोल देंगे। इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऑटोट्रॉफ्स बोल सकते हैं। और हेट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो खुद का खाना खुद नहीं बना पाते। ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो, हेट्रोट्रॉफ्स डिपेंड्स
अपॉन ऑटोट्रॉफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है दोस्त? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का ये मतलब है कि लेट्स से मैं एक शाकाहारी एनिमल हूं। अगर मैं एक शाकाहारी एनिमल हूं तो क्या मैं ऑटोट्रॉफ्स को डायरेक्टली खा लूंगा? बिल्कुल खा लूंगा। तो मैं एकदम प्लांट से ही एनर्जी डिराइव कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं एक कार्निवोरस एनिमल हूं, अगर मैं एक शेर हूं, तो मैं क्या करूंगा, बकरी को खाऊंगा। बकरी में एनर्जी कहां से आई है? प्लांट को खाकर आई है। यानी एनर्जी अल्टीमेटली प्लांट से ही आ रही है। लेकिन या तो मैं प्लांट को डायरेक्टली खाकर एनर्जी ले सकता हूं, या मैं उस एनिमल को खा सकता हूं जिसने पहले प्लांट को खाया है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे एनर्जी लेनी पड़ेगी ऑटोट्रॉफ से ही। और ऑटोट्रॉफ्स एनर्जी कहां से बना रहे हैं? लाइट से। तो लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। ये एक फ्री एनर्जी का सोर्स है जो हमसे बदले में कुछ भी नहीं चाहता, और हमारी पूरी दुनिया इस एनर्जी के सोर्स पे टिकी हुई है। इट इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर सूरज आना बंद कर दे, 15, 20, 25 दिन अगर सूरज आपको दिखाई ना दे, अगर सूरज की किरणें इस पृथ्वी पर ना पड़े, तो लाइफ, वेजिटेशन, सब कुछ खत्म हो जाएगा। राइट? तो यहां पर जो है लाइट जो है इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी और द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब समझ लीजिए हमारे पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो है ही। अब हमारे पास सूरज बाबा तो है ही। अब हमें और क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए? फटाफट लिख करके बताइए इन द चैट सेक्शन अगर आपको पता है तो। ये सन रेडिएशंस तो प्लांट के ऊपर पड़ ही रही हैं। प्लांट में इन सन रेडिएशंस को ट्रैप करने के लिए क्या पाया जाता है? प्लांट्स में इन सन रेडिएशंस को ट्रैप करने के लिए क्या पाया जाता है? पिगमेंट सिस्टम पाया जाता है। यहां क्या पाया जाता है? पिगमेंट सिस्टम पाया जाता है। यानी यहां पर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, ज़ेंथोफिल, ये सारी चीजें पाई जाती हैं यहां पर, जो कि इस लाइट को ट्रैप कर सकती हैं। राइट? यानी यहां पर हमें क्या चाहिए? लीफ के अंदर पिगमेंट्स चाहिए, ऊपर से हमें क्या चाहिए? लाइट एनर्जी चाहिए, है ना। और इससे क्या बन जाएगा? हमारा फूड बन जाएगा। तो अगर आप एक इक्वेशन यहां पर लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं? सिंपल इक्वेशन, कोई बैलेंसिंग हमें यहां पर नहीं करनी अभी। हम यहां पर यह लिख सकते हैं कि CO2 आपका यहां पर लग रहा है, क्योंकि आपको बायोमोलिक्यूल्स बनाने हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाने हैं, तो कार्बन का एक सोर्स चाहिए आपको यहां पर और क्या चाहिए? वाटर चाहिए फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ आपको क्या चाहिए? सनलाइट, जो कि आपको मिल जाती है सूरज से। और आपको चाहिए पिगमेंट, जिसमें हम लिख रहे हैं क्लोरोफिल। और आपका क्या बन जाएगा यहां पर? आपका बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 जैसे कि ग्लूकोज, एंड यहां पर बन जाएगा आपका ऑक्सीजन। अब यहां पर आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि फोटोसिंथेसिस का मकसद सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना नहीं है, बल्कि इस अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए आपको ऑक्सीजन देना भी है। यानी अगर इस अर्थ पर प्लांट ना हो तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि खाने की कमी की वजह से मरेंगे, हम लोग ऑक्सीजन भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन हमारे पास आ रही है ये भी कौन बना रहा है? ये भी आपके प्लांट फोटोसिंथेसिस से ही बना रहे हैं। So there are two important purposes of photosynthesis. The very first purpose is to make food and the second purpose is to make oxygen, जो कि इस रिएक्शन से आपको साफ साफ पता लग रहा है। राइट? तो इस रिएक्शन से आपको साफ साफ पता लग रहा है फूड भी बन रहा है और ऑक्सीजन भी। तो इस रिएक्शन को आप अलग से लिख लीजिए, और इस रिएक्शन में हम काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे अभी, जिससे आपको समझ में आएगा कि भाई कितनी क्लैरिटी है इस प्रोसेस के अंदर। देखिए, बैलेंस करके इस रिएक्शन को मैं लिख देता हूं। 6 यहां पर मुझे लगी CO2 और साथ में मैंने जोड़ दिए 6 वाटर मॉलिक्यूल, और इनको इंटरैक्ट कराने से मुझे क्या मिले? मुझे मिले कार्बोहाइड्रेट्स। दैट इज C6H12
O6 प्लस मुझे और क्या मिला, ऑक्सीजन मिला जो कि रिलीज हो रहा है। प्लांट अपने अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा स्टोर नहीं करेगी, जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन गैस है, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। यहां पर अगर आप अब थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश करें तो मैं आपको ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड पढ़ा चुका हूं, और लिविंग वर्ल्ड में मैंने आपको एक चीज बताई थी दोस्त कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, देखिए यहां पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मेरा क्या मतलब है, ये एक कार्बन 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 है, 6 छोटे छोटे कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं ये मिल करके एक बड़ा कार्बन का कंपाउंड तैयार कर रहे हैं। 6 CO2 मॉलिक्यूल्स जो छोटे छोटे थे, इन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा आपका कार्बोहाइड्रेट यहां पर तैयार कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें एक कार्बन है, इसमें एक कार्बन, 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 इसमें आपके 6 कार्बन। अगर आपका छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है तो खुद मुझे बताइए ये किस प्रकार का रिएक्शन होगा, क्या ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन होगा? एकदम एनाबॉलिक रिएक्शन होगा। पहला पॉइंट हमारा ये क्लियर हो गया, इट इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन। इट इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या यहां पर देख के ही पता लग रहा है? एकदम पता लग रहा है, हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, यानी बॉन्ड्स बन रहे हैं। अगर बॉन्ड बन रहे हैं तो आपकी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी। आप एनर्जी स्टोर कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, यानी एक ऐसा प्रोसेस है, ये आपका एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक प्रोसेस है। आप यहां पर बॉन्ड बना रहे हो तो आपकी बॉन्ड टूटने पर एनर्जी निकलती है। ये क्या है? आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का उल्टा हो जाएगा एंडोथर्मिक, या एंडो एंडो से याद कर लो क्या होता है, एंडरगोनिक भी इसको बोलते हैं। एंडरगोनिक रिएक्शन ये आपका हो जाएगा, एंडरगोनिक रिएक्शन ये आपका हो जाएगा। एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक इसको बोलते हैं। ठीक है, यहां तक भी बात क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो मेरे दोस्त, यहां पर अगर आप देखेंगे देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज हिडन इन दिस रिएक्शन। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जब आप CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनाते हो तो आप CO2 से क्या कर रहे हो? CO2 के साथ कौन सी रिएक्शन कर रहे हो? मेरी बात को आराम से सुनना दोस्त, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इसमें। जब आप CO2 की शक्ल बनाते हो तो कुछ ऐसी शक्ल आपकी बनती है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 2 बॉन्ड बना लेगा इस ऑक्सीजन के साथ, 2 इस ऑक्सीजन के साथ। क्या इससे ज्यादा ऑक्सीजन कभी भी कार्बन पे लग सकते हैं? क्या इससे ज्यादा एक भी ऑक्सीजन आप लगा सकते हो कार्बन पे? मैं तो नहीं लगा सकता। मैं तो जितना बॉन्ड बनाना आज तक सीखा है उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके यही बना पा रहा हूं एज द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन। इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज मैं तो नहीं कर सकता कार्बन को। यानी अब अगर ये मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन है CO2, अगर ये मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है कार्बन की CO2, और इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं? इसके ऊपर मैं थोड़ी सी छेड़खानी कर रहा हूं टू मेक इट कार्बोहाइड्रेट दैट इज C6H12O6। अब यहां पर मैट्रिक्स देखने की कोशिश करिए, मैट्रिक्स देखने की कोशिश करिए। यहां पे क्या है? एक कार्बन है तो इसके साथ क्या है? 2 ऑक्सीजन है। एक कार्बन है तो इसके साथ 2 ऑक्सीजन है, कोई हाइड्रोजन यहां पर नहीं है। यहां पर एक कार्बन है तो इसके साथ सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। एक कार्बन है तो इसके साथ सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। भाई पहले एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन थे, अब एक कार्बन पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई? बिल्कुल हो गई। और पहले एक कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं था, अब एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? C6H12 डबल। एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो क्या हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ी? एकदम बढ़ी। चाहे आप ऑक्सीजन हटा रहे हो या कम कर रहे हो, चाहे आप हाइड्रोजन बढ़ा रहे हो ज्यादा कर रहे हो, दोनों का मतलब क्या है? रिडक्शन ही तो है। चाहे आप किसी से ऑक्सीजन छीन लो या उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, दोनों ही रिडक्शन होते हैं, और यहां दोनों ही हो रहे हैं। यानी कितना भयंकर रिडक्शन हो रहा होगा आपको समझ में आ रहा है ऑलरेडी। तो यहां पर आप क्या करते हो? रिडक्शन करते हो। यहां पे आप क्या करते हो भैया? रिडक्शन करते हो। किसका? रिडक्शन करते हो CO2 का, टू मेक कार्बोहाइड्रेट दैट इज C6H12O6। और यहां पर ये जो वाटर है, इस वाटर से आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो और प्योर ऑक्सीजन यहां पर आपको मिल जा रही है। यानी इस वाटर से आपने क्या कर दिया? हाइड्रोजन हटा दिया।
यानी इसको आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से ऑक्सीडाइज कर रहे हो, मानते हो? यानी इसको आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से ऑक्सीडाइज कर रहे हो। CO2 को आपने रिड्यूस कर दिया, उस पर हाइड्रोजन ऐड कर दिए और H2O से हाइड्रोजन हटा दिए। भाई यही हाइड्रोजन तो निकल करके यहां पे जा रहे हैं ना, एक्स्ट्रा तो आपने कुछ ऐड नहीं किया है। तो यहां से तो हाइड्रोजन निकल गए ना जो ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। आपने क्या किया यहां पर, अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, यहां पे आपने क्या किया, यहां पर आपने H2O को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, आपका ऑक्सीजन में, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब मैंने ये बात आपको क्यों बताई, क्यों हम इतनी ज्यादा डिटेल में गए? भाई यहां पे आपका रिडक्शन हो रहा है इसी प्रोसेस में, CO2 से कार्बोहाइड्रेट बना, रिडक्शन, और यहां पर आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेड ऑक्स रेडॉक्स रिएक्शन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे भैया, हाइड्रोजन चैप्टर से पहले, इक्विलिब्रियम के बाद रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शंस जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, इन्हें रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो क्या मैंने यहां पर कुछ बहुत बड़ा लिख दिया? नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इस रिएक्शन से बहुत सारी चीजें निकाली हैं, राइट। फिर भी हमने सिर्फ इसी छोटी सी रिएक्शन से बहुत सारी चीजें यहां पर निकाल ली। यहां पर आपको और अगर लिखना है इस रिएक्शन को प्रॉपर्ली तो आप क्या लिख सकते हैं, आपको सनलाइट की आवश्यकता पड़ेगी एंड आपको क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ेगी फॉर दिस रिएक्शन टू बी डन। ये आपका रिएक्शन हो जाता है। समटाइम्स यू कैन राइट दिस रिएक्शन इन अ डिफरेंट वे ऑल्सो, और दोनों की दोनों वेज करेक्ट है। क्या? कई बार आपको कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि 6CO2 प्लस 12 H2O, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से आप वो रिएक्शन लिखना चाहते हैं, अगर आप 6CO2 प्लस 12 H2O लिख रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे भाई, ये दोनों साइड्स बैलेंस थी, है ना। यहां पर आप 6O2 लिख दीजिए, बैलेंस हो जाएगी, है ना। ये दोनों साइड्स आपकी बैलेंस थी। अब आपने क्या किया, इस साइड 6 H2O और ऐड कर दिए। भाई यहां भी 6 H2O और ऐड कर दो, सिंपल सी बात है ना, कुछ नया थोड़ी है। C6H12O6 लिख दिया, पहले आपके 6 O2 निकाल ही रखे थे, प्लस यहां पर भी आप 6 H2O लिख सकते हैं। ये आपका बैलेंस हो गया। इसको आप चाहो तो काटना तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप ऐसे दिखा सकते हो कि भाई ये दोनों चीजें हमने काट रखी थी, तो यहां पर आपका क्या बचा था, एंड में 6 बचा था, तब जाके ये वाली रिएक्शन निकल करके आई थी। अगर किसी किताब में यहां 12 लिखा है तो यहां 6 H2O आएगा, अगर यहां 6 लिखा है तो यहां 0 H2O आएगा। वेरी 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 सिंपल, राइट, है ना। क्योंकि अलग अलग प्लांट्स जो है ना, उनमें अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट होती है, पर एक्चुअल में वाटर स्टेटस के हिसाब से किसी में ज्यादा पानी होता है तो आसपास सिस्टम में ज्यादा पानी प्रेजेंट होता है, बट वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसीलिए वो वापस मिल जाता है आपको। यूटिलाइज तो 6 H2O ही होंगे। तो मेन रिएक्शन आपकी यही है। आप कंफ्यूज ना हो किसी किताब को देखकर, सिर्फ उसलिए मैंने ये लिखवाया है। व्हाट विल बी द एम्पिरिकल रिएक्शन? व्हाट विल बी द एम्पिरिकल रिएक्शन? एम्पिरिकल रिएक्शन क्या होता है सबको पता है, फर्स्ट चैप्टर सबने पढ़ा है, मोल कंसेप्ट, एम्पिरिकल इक्वेशन, एम्पिरिकल रिएक्शन का सबको आइडिया है। एम्पिरिकल मतलब स्मॉलेस्ट होल नंबर में अगर आपको इस रिएक्शन को लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे। अगर मैं इसका एम्पिरिकल रिएक्शन लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा मैं, इफ आई वुड बी राइटिंग द एम्पिरिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो मैं क्या लिखूंगा। एम्पिरिकल रिएक्शन में देखो मैं कौन से नंबर से डिवाइड करूं कि ये सारे डिवाइड हो जाए। मेरे को जितना नजर आ रहा है, 6 यहां पे, 6 यहां पे, 6 यहां पे, 12 जो कि 6 का डबल है, 6 यहां पे, 6 यहां पे, 6 से तो एकदम बराबर डिवाइड हो जाएगा, मानते हो। अगर मैं एम्पिरिकल रिएक्शन यहां पर लिखने की कोशिश करूं तो मेरा एम्पिरिकल रिएक्शन क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल इक्वेशन क्या आ जाएगी, 6 से डिवाइड किया 6 कट गया, सिर्फ CO2 बचा। 6 से डिवाइड किया 6 कटा, सिर्फ H2O बचा। यहां पर C6H12O6, 6 से 6 काटा, सिर्फ C बचा। H 12 से काटा, 2 बचा, क्योंकि 6 का डबल है 12। O जो है 6 से 6 कट गया, सिर्फ O बचा। और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ O2 बचा, 6 कट गया। क्या ये इंपिरिकल रिएक्शन हो जाएगी हमारी, इंपिरिकल इक्वेशन?
करेक्ट है भाई, यही तो हो जाएगा, है ना। तो ये हमारी इंपेरिकल इक्वेशन हो जाएगी। दिस इज इंपेरिकल इक्वेशन एंड दिस इज द करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। मानते हो? अब आपको एक वीडियो दिखाता हूं दोस्त, है ना। अब आपको एक वीडियो दिखाता हूं। पुष्पा भैया आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, डेफिनेशन बताना चाह रहे हैं फोटोसिंथेसिस, गौर से सुन लो। खाती है किरणें, पत्तियां यानी प्लांट्स किरणें खाती हैं, यानी फोटोसिंथेसिस आपकी फोटोन एनर्जी को ये क्या कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। पत्तियों को खाता है बकरा, पत्तियों को खाता है बकरा, पत्तियों को खाता है बकरा। बकरा क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोरस। तो डायरेक्टली प्लांट पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, यानी वो डायरेक्ट कंज्यूमर है आपका केमिकल एनर्जी का जो नई नई बनी है। और सुनो, बकरे को शेर तो पूछ, बकरे को शेर तो पूछ। एनसीईआरटी की लाइन है, द एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पत्तियों को खाता है बकरा, बकरा डायरेक्ट डिपेंडेंस दिखा रहा है, और बकरे को शेर दबोचे। बकरे में एनर्जी कहां से आई, पत्तियों से, है ना। लेकिन आपका पत्तियों से एनर्जी आई बकरे में, लेकिन शेर जो है वो बकरे को खा रहा है, तो इनडायरेक्ट डिपेंडेंस। भूख से कोई ना बचे, भूख से कोई ना बचे। ये आप डाइजेशन चैप्टर में भी पढ़ोगे, भूख से कोई ना बचे, दैट इज एवरीवन नीड्स फूड, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेना, हा 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 को, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है भाई। तो यहां पर पुष्पा भैया ने हमको फूड चेन और फोटोसिंथेसिस दोनों ही साथ साथ सिखा दी। तो आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर एंड दिस थिंग इज मच क्लियर नाउ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंडेंस अब तो हम नहीं भूलेंगे, है ना। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, इसमें अगर क्लैरिटी आ गई है एक बार प्लीज थम्स अप, राइट। नो साउंड हो सकता है यार, है ना, हालांकि मैंने चेक कर लिया था पहले, बट स्टिल ठीक है। वंस मोर अरे कॉन्सर्ट थोड़ी चल रहा है यार, वंस मोर सिंपल सी बात है यहां पर कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सन रेडिएशंस आई और आपका प्लांट ने खाना बनाया। प्लांट ने जो खाना बनाया वो खाएगा हर्बीवोर, डायरेक्टली प्लांट को खाएगा, और हर्बीवोर को फिर आगे चल के खाएगा कार्निवोर। सिंपल सी बात है ना। तो ये दो स्लाइड जो हैं, ये एक्चुअल में जहां पर हमने कोई एफर्ट नहीं मारा, मैंने तो कोई एफर्ट नहीं मरवाया, ये वो सारी चीजें हैं जो हम पहले से जानते हैं। यहां पर मैंने आपको एक सिंगल पॉइंट भी नहीं सिखाया है नया, ये सारे आपके ऑलरेडी यूटिलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स थे, जिससे हमारा फोटोसिंथेसिस का बेस फाउंडेशन तैयार हो चुकी है। और इसके बाद हम लोग फोड़ देंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, है ना। वंस मोर भाई, इतनी सेटिंग में करके नहीं आया था, पर वंस मोर देखते हैं इफ इट इज फिजिबल, है ना। चलो भाई, आई नीड टू चेक, इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं या नहीं, ये कर सकते हैं, लेके चलते हैं, ठीक है। गौर से सुनना, पत्तियां खाती है किरणें, पत्तियां खाती है किरणें, पत्तियां खाती हैं किरणें। फोटोसिंथेसिस मतलब आपकी लाइट आ रही है और पत्तियां खा रही हैं उन लाइट को, यानी लाइट से केमिकल एनर्जी बना रही है, प्लांट में खाना बन चुका है। अगला स्टेप, पत्तियों को खाता है बकरा, पत्तियों को खाता है बकरा, बकरा पत्तियों को खाएगा। बकरा इज प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर, डायरेक्टली प्लांट को खाता है। डायरेक्ट फूड डिपेंडेंस की यहां पर बात हो रही है। बकरे को शेर तो पूछ, बकरे को शेर तो पूछ। शेर इज सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि कार्निवोरस है, ये बकरे को खा रहा है। भूख से कोई ना बचे, भूख से कोई ना बचे। वाइब तो है, वाइब है, मजा आया भाई, है ना। ऐसे तुम्हारे लिए मीम बनाकर लेकर आऊंगा मैं, अब मैंने सीरियस होने का सोच लिया है जीवन में बोले पहला आदमी है दुनिया का तो सीरियस होने के बाद मीम बना रहा है चलो यार,
क्योंकि इंस्टाग्राम पर यू लव माई मीम्स ऑन अ डेली बेसिस, राइट? सो आई थॉट कि दिन का कुछ ऐसा कभी कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा जिसपे कुछ बन सकता होगा, तो लेट्स ट्राई दैट ऑल्सो। अब दोस्त, अब हम लोग काम काज के अंदर घुसने वाले हैं। अब हम लोग जितने कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं इनको यूटिलाइज करने वाले हैं। आज का लेक्चर बड़ा है, आज का लेक्चर बेहतरीन है, लेकिन मैं आपको एट द एंड ऑफ द डे इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट सिर्फ इस हेडिंग से, यानी क्वेश्चन में जो आपको दिया होगा उस डेटा से, आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट एज इट इज याद करवाने का ठेका हमने ले लिया है। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में वेरीगेटेड का मतलब क्या होता है? वेरीगेटेड का मतलब होता है कवर्ड। यानी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक लीफ है जो अनकवर्ड रहेगी और एक लीफ है जिसको हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। एक लीफ है जिसको हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। तो कैसी कंडीशन है यहां पर, आराम से समझने की कोशिश करना। हमने एक प्लांट लिया है, हमने एक प्लांट लिया है, राइट? यहां पर हम सॉइल सरफेस बना लेते हैं और नीचे हमें कुछ बनाना नहीं है, तो सिर्फ सॉइल सरफेस है। रूट सिस्टम आपको पता है नीचे की साइड होता है। ऊपर मैं क्या बना लेता हूं, पत्तियां बना लेता हूं। ऊपर मैं पत्तियां बना लेता हूं। यहां पर मैंने एक ये पत्ती बनाई और यहां पर मैंने एक ये पत्ती बनाई। दिस इज अ प्लांट और दिस इज अ डी-स्टार्च्ड प्लांट, यानी इसमें पहले से कोई स्टार्च नहीं था, है ना? हम लोग अपने रिएक्शन के लिए किसी भी प्लांट को डी-स्टार्च कर सकते हैं, तो इसमें पहले से चीटिंग नहीं करी हमने। इट इज अ डी-स्टार्च्ड प्लांट, इसमें कोई आपका स्टार्च पहले से मौजूद नहीं था। डी यानी डिलीट कर दिया था हमने स्टार्च को, यानी स्टार्च इज एब्सेंट। इनिशियली आपका स्टार्च एब्सेंट था इस पूरे सिस्टम के अंदर, आपका बिल्कुल भी स्टार्च यहां पर नहीं प्रेजेंट था। अब आपने क्या किया, दो पत्तियां हैं यहां पर, एक पत्ती को आपने क्या कर दिया दोस्त, कवर कर दिया। आपने ब्लैक पेपर लिया और आपने इस पत्ती को क्या कर दिया, कवर कर दिया। आपने इस पत्ती को क्या कर दिया, कवर कर दिया। और आपने ये वाली जो पत्ती है इसको क्या रखा, एक्सपोज्ड रखा, यानी इसको कवर नहीं किया। आपको क्या लगता है कि हमें इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, खुद बताइए। अगर आप देखें तो ये कवर्ड लीफ है, अगर इसके ऊपर कवर लगा हुआ है तो क्या यहां पे सनलाइट आ पाएगी? भाई कोई लीफ है, उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया है, कवर चढ़ा दिया है, उसको एकदम एक्सपोज नहीं रखा, तो क्या यहां पर आपकी सनलाइट आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस करनी है तो फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब ही था सनलाइट, तो जब सनलाइट ही नहीं तो काहे का फोटोसिंथेसिस? तो यहां तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। और यहां अगर आप देखो तो यहां एक्सपोज है लीफ, यहां सनलाइट बढ़िया आएगी और बाकी कंडीशंस आपने यहां पर दी हैं, CO2 अवेलेबल कराई है, पिगमेंट जैसे हैं वैसे के वैसे प्रेजेंट ही हैं, सारी चीजें हैं। आपने सिर्फ किस चीज में फर्क किया है, लाइट में। इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही है, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, तो आपने यहां पर क्या कर दिया है, यू कवर्ड दिस लीफ बाय ब्लैक पेपर। एंड यहां ये जो लीफ है ये क्या है आपकी, इट इज एक्सपोज्ड लीफ, इट इज एक्सपोज्ड लीफ। तो क्या इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही होगी? नहीं पड़ रही होगी। तो क्या इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अगर सनलाइट ही नहीं पड़ेगी तो क्या यहां पर फोटोसिंथेसिस होगा? सनलाइट ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं, नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो क्या यहां पर आपका ग्लूकोज बनेगा? नहीं बनेगा। भाई फोटोसिंथेसिस से क्या बन रहा था, ग्लूकोज बन रहा था। फोटोसिंथेसिस ही नहीं तो कोई ग्लूकोज नहीं, और ग्लूकोज ही नहीं बनेगा तो क्या प्लांट की फॉर्मेट में ग्लूकोज जो स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर होता है, क्या वो स्टोर हो पाएगा? जो चीज बनी ही नहीं वो स्टोर कहां से होगी? तो नो स्टार्च, तो आपका नो स्टार्च यहां पर देखने को मिला।
और अगर कोई स्टार्च ही नहीं है तो क्या स्टार्च के लिए जब आप टेस्ट करेंगे तो वो नेगेटिव आना चाहिए? भाई अगर मैं स्टार्च टेस्ट करूंगा, मैं अगर आयोडीन डालूंगा तो क्या वो मुझे डीप ब्लू कलर देगा? नहीं देगा। यानी स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। तो स्टार्च टेस्ट नेगेटिव, भैया स्टार्च बना ही नहीं है, ग्लूकोज बना ही नहीं है, तो स्टार्च टेस्ट तो नेगेटिव आएगा ही। और स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया, हमारी हाइपोथेसिस प्रूफ हो गई। हमने यहां पर सारे पॉइंटर्स वन बाय वन एकदम सीक्वेंस में लिखे और वही रिजल्ट आएगा, और आना भी चाहिए टेक्निकली। सिमिलरली यहां पर एक्सपोज्ड लीफ है, तो क्या यहां पर सनलाइट अवेलेबल होगी? बिल्कुल होगी। यहां पर सनलाइट अवेलेबल है और बाकी सारी कंडीशंस अच्छी थी ही, तो क्या यहां पर फोटोसिंथेसिस हो जाएगी? यहां पर फोटोसिंथेसिस भी होगी। यहां पर सनलाइट अच्छी खासी आ रही है तो फोटोसिंथेसिस भी होगी। फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो यहां पर क्या बनेगा? ग्लूकोज भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ग्लूकोज बन रहा है तो स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर भी होगा, यानी स्टार्च भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर होगा तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव भी आएगा, एकदम आएगा। तो स्टार्च टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। क्या ये कोई रॉकेट साइंस है? क्या इस चीज के लिए मैं आपका आधे घंटे दिमाग खराब करूं यार, ये याद करने के लिए? खुद बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट इतना भारी है कि इसको समझने में हमें बहुत टाइम लगेगा? और अगर भारी है भी तो मुझे पता है कि आप इसको एक बार में बहुत प्यार से समझ सकते हैं। बहुत जनरल एक्सपेरिमेंट्स हैं, घर पे भी करके देख सकते हो। स्टार्च टेस्ट करने के लिए आपको आयोडीन लगेगा बस, और कुछ भी नहीं। स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव, जिन बच्चों को नहीं पता स्टार्च टेस्ट क्या होता है वो देख सकते हैं। आप जब आयोडीन सोल्यूशन डालोगे, आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालोगे, तो आयोडीन की प्रेजेंस में आयोडीन टर्न्स स्टार्च ब्लू ब्लैक। ज्यादातर केसेस में आपका ब्लू, कई बार आपका ब्लैक ये हो जाता है हल्का, तो इसलिए ब्लू को मैं डब्बे में डाल रहा हूं। आपने किया भी होगा, आलू जो है उसको काटो, तो आलू जो है ये क्या है? बेसिकली स्टार्च ही तो है। आलू के अंदर फूड किस फॉर्मेट में स्टोर्ड है? स्टार्च की फॉर्मेट में। उस पर आयोडीन की 2 बूंदी डालोगे, आपका जहां जहां आपने आयोडीन का टप्पा डाला है वहां पर नीला कलर आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब स्टार्च है। तो कोई बहुत तगड़ा यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है ना? हाँ, बायोमोलिक्यूल्स में आपसे यह पूछा जा सकता है कि भाई सेल्यूलोज जो है वो नहीं देता स्टार्च टेस्ट, ये दे देता है आपका। मतलब सेल्यूलोज जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं करता, स्टार्च कर जाता है, क्योंकि यहां पर आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है दैट इट कैन बाइंड, है ना, विद द आयोडीन। हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, तो बीच में स्पेस है जहां पर आयोडीन बैठ सकता है। सेल्यूलोज का लीनियर स्ट्रक्चर है, बैठने की जगह ही नहीं है। राइट, करेक्ट है। तो ये एक्सपेरिमेंट एकदम सही है, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग समझ चुके हैं। अब देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट विच इज कॉल्ड एज मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। नाम से पता लग रहा है, मॉल साहब नाम के साइंटिस्ट ने हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किया था, यानी आधी लीफ के साथ कुछ किया होगा, आधी लीफ के साथ कुछ किया होगा। किया क्या वो अभी देखेंगे। यहां पर आपको एक टेस्ट ट्यूब बनानी है। अब मैं देखता हूं भैया हमारे पास औजार पुर्जों में टेस्ट ट्यूब है कि नहीं। यहां पर हमारे पास डिसिप्लिन टूल्स हो गए, केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री में हमारे पास टेस्ट ट्यूब है भैया। टेस्ट ट्यूब हम लोगों ने ले ली है, बहुत शानदार। यहां पर हम लोग टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं एकदम बढ़िया सी। अब हम लोगों ने क्या किया, एक पत्ता लिया और यह पत्ता आधा बाहर आधा अंदर। जैकी श्रॉफ साहब की रेसिपी की तरह कड़ी पत्ता सीधा अंदर, 4 कड़ी पत्ता, चौकंडी काट देंगे इसको भी। तो यहां पर आपका एक पत्ता है जो दिखाई दे रहा है मिर्ची जैसा, बट ट्रस्ट मी ये पत्ता है। तो इसको यहां पर भी मैं कुछ इस तरीके से दिखा देता हूं कि भाई आधा ऊपर है आधा नीचे है। अगर आप देखें तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला है, ये जो सोल्यूशन है ये क्या है एक्चुअल में, यहां पर हमने रुई डाल रखी है, किसमें भिगोकर? KOH में भिगोकर। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर हमने रुई डाली हुई है KOH में भिगो करके। तो व्हाट इज दिस? दिस इज KOH सोक्ड कॉटन, विच इज KOH सोक्ड कॉटन। KOH सोक्ड कॉटन,
यहां पर ये पत्ती आधी बाहर आधी अंदर, तो यहां पर कंसेप्ट क्या लगेगा दोस्त? कंसेप्ट ये लगेगा कि ये बाहर वाली जो पत्ती है इट इज एक्सपोज्ड, हवा के कांटेक्ट में है ये, इट इज एक्सपोज्ड। जबकि ये जो अंदर वाली पत्ती है ये उस जगह पर है जहां KOH सोक्ड कॉटन रखा है। और KOH क्या है भैया? KOH बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेता है सारी की सारी CO2 को, इट एब्जॉर्ब्स CO2, इट एब्जॉर्ब्स CO2। देयरफॉर फ्री CO2 आपको अंदर मिलेगी नहीं सारी की सारी, तो KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर CO2 नहीं है, देयरफॉर टेस्ट ट्यूब do not contain, therefore test tube do not contain CO2। अब भैया अगर आपको कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो मेन चीज क्या देनी पड़ेगी? CO2 दोगे 6, तब जाके एक ग्लूकोज बनेगा। यहां तो आपने CO2 ही हटा दी, यहां तो आप कह रहे हो CO2 ही नहीं है, तो आपका यहां पे नीचे वाली लीफ में तो आपका कार्बोहाइड्रेट बनने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। तो यहां पर आप लिख सकते हो सिंस नो CO2 अवेलेबल, सिंस नो CO2 अवेलेबल देयरफॉर नो फोटोसिंथेसिस। क्योंकि मेन जो आपका रिएक्शन में चाहिए फोटोसिंथेसिस में वो तो आपका CO2 ही है, तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। इफ देयर इज नो फोटोसिंथेसिस तो आप कह सकते हो नो ग्लूकोज, नो ग्लूकोज। इफ देयर इज नो ग्लूकोज तो आगे चल के जाहिर सी बात है नो स्टार्च। इफ देयर इज नो स्टार्च आप लोग इजीली कह सकते हो स्टार्च टेस्ट नेगेटिव, वही आपका पुराने वाले रिएक्शन वाली बात है, स्टार्च टेस्ट आपका नेगेटिव आएगा, ये हमें अच्छे तरीके से पता है, स्टार्च टेस्ट इज नेगेटिव। ऊपर आपकी लीफ एक्सपोज्ड है, अब लीफ एक्सपोज्ड है तो इसमें उस तरीके के रिएक्शंस होंगे। अगर यहां पर लीफ एक्सपोज्ड है तो जाहिर सी बात है यहां पर CO2 इज अवेलेबल, CO2 इज अवेलेबल, बाकी चीजें अवेलेबल हैं ही, लाइट वगैरह। हम सिर्फ एक ही फैक्टर एलिमिनेट करके देखते हैं, सिर्फ CO2 इज अवेलेबल तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर होगा, स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर होगा, स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा, स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा, हम लोग खुश हो जाएंगे, हम लोग कहेंगे वाह भाई वाह, तो कह दो वाह भाई वाह। यानी मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, आधी लीफ को CO2 नहीं दी, आधी लीफ को CO2 दी, जिसको CO2 दी वो फोटोसिंथेसिस करेगा, जिसको CO2 नहीं दी वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। यानी लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमको क्या पता लगा, यहां से अगर आपको एक कंक्लूजन देना हो एज अ साइंटिस्ट, आप क्या कंक्लूजन दोगे? मैं एक कंक्लूजन दूंगा कि जिसके पास लाइट है और बाकी सारी चीजें हैं वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, जिसके पास लाइट नहीं है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। यानी यहां पर मैं ये कंक्लूजन दे पाऊंगा, मैं ये रिमार्क दे पाऊंगा कि लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मैं यहां से ये सीखा, बाकी चीजें हमने दे दी, सिर्फ लाइट को भी अगर रिमूव किया तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो मुझे यह पता लग गया भाई लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इसके बिना तो काम नहीं चलता है, यह मुझे पता लग गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यह एक्सपेरिमेंट मुझे लाइट की इंपॉर्टेंस सिखाता है, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। जबकि अगला जो एक्सपेरिमेंट है इसमें सेम सेटअप है भाई, आपका एक को CO2 दिया एक को नहीं दिया, जिसको नहीं दिया उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। यानी मुझे यहां से यह पता लगता है कि CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। भाई बाकी सारी चीजें दोगे और CO2 नहीं दोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, तो CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इस मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से मुझे CO2 के महत्व के बारे में पता लगा, है ना? करेक्ट है? ये दोनों एक्सपेरिमेंट किस किस को अभी तक समझ में आ गए? प्लीज थम्स अप दे दीजिए। जिस जिसको कोई भी डाउट है वो डाउट सेक्शन में अपने एक बार डाउट जो है पोस्ट कर सकते हैं। हालांकि एकदम जनरल बहुत बेसिक बात करी है हमने, है ना? अब
देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जो कि हम करने वाले हैं. लेट मी टेक अ डिसिप्लिन टूल. यहां पर अगर हमारे पास बेल जार है तो मैं बेल जार ले लेता हूं, हालांकि चांसेस कम है हमारे पास बेल जार होने के. आई एम नॉट वेरी श्योर कि हमारे पास है या नहीं है. सो वी विल मेक इट, है ना, हम लोग बना लेंगे, कोई बात नहीं. तो यहां पर हम लोग अब जोसेफ प्रिस्टली साहब की डिस्कवरी के बारे में बात करने वाले हैं. और जोसेफ प्रिस्टली साहब जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग साइंटिस्ट थे, क्योंकि 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी. अब ये मत बोलना कि सर ऑक्सीजन की डिस्कवरी अगर 1774 में हुई थी तो उससे पहले लोग कैसे जिंदा थे, फिर कौन सी गैस लेते थे. मेरे भाई, इतना दिमाग जीवन में नहीं लगाना होता. उससे पहले भी ऑक्सीजन था, बट किसी को पता नहीं था कि यही ऑक्सीजन है. सांस तो हम ले ही रहे थे, पर किसी को पता नहीं था कि ये जो हवा है जो हम अंदर ले जा रहे हैं, जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन करके खाने की हमें ताकत प्रदान कर रही है, ये ऑक्सीजन है. बस किसी को ये नाम नहीं पता था. तो डिस्कवरी और इन्वेंशन में फर्क होता है. डिस्कवरी ऐसी चीज की होती है जो कि आपके आसपास मौजूद है, बस आपने उसको दुनिया के सामने ला करके रख दिया. दैट इज डिस्कवरी. जैसे प्लांट के अंदर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स पहले से प्रेजेंट थे, अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी और बता दिया कि हाँ भाई ये केमिकल है, ये पर्टिकुलर काम करता है. दैट इज डिस्कवरी. इन्वेंशन मतलब आपने ऐसी चीज बना दी जो दुनिया में अवेलेबल नहीं थी. दैट इज इन्वेंशन, है ना. चंद्रयान पहले से नहीं था, तो हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट हैं ये इन्वेंशन लेकर के गए हैं एक मून पे टू डिस्कवर वाटर एंड टू डिस्कवर लाइफ. अगर आप इस बात को गहराई से समझ पा रहे हो तो वो ये देखने गए हैं कि मून पे लाइफ पहले से है या नहीं, तो लाइफ की डिस्कवरी करने गए हैं. अगर होगी तो पता लग जाएगी, नहीं होगी तो भी पता लग जाएगी, है ना. अगर लाइफ मिल गई तो बोलेंगे हमने लाइफ डिस्कवर कर दी, पहले से थी, हां बस हमें पता लग गया है. और चंद्रयान पहले से नहीं था दोस्त, वो तो एकदम जोड़ तोड़ मरोड़ के अलग अलग चीजें तैयार किया है उन्होंने. वो तो एक डिवाइस है. दैट इज इन्वेंशन. तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल था, मेरे सर ने मुझे दिया था व्हेन आई वाज रीडिंग माइक्रोबायोलॉजी इन पोस्ट ग्रेजुएशन. उन्होंने कहा था माय फादर डिस्कवर्ड माय मदर एंड दे इन्वेंटेड मी. इसमें पूरा कंसेप्ट समा जाता है, क्योंकि मदर पहले से मौजूद थी, तो फादर साहब हैज डिस्कवर्ड मदर एंड इन्वेंटेड. मैं पहले से नहीं था, आपने इन्वेंट कर दिया, है ना. तो दिस इज द डिफरेंस. तो डिस्कवरी कर दी ऑक्सीजन की, मतलब इन्होंने बता दिया कि ये जो हवा में मजा है ये ऑक्सीजन की वजह से है. तो लोग एकदम खुश हो गए, जैसे तुम लोग खुश हो रहे हो ना चैट सेक्शन में, सेम ऐसे ही, है ना. जीवन में एकदम मस्त हो गए बाकी लोग भी. सबको पता लग गया अब हम नहीं मरेंगे, अब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं. अरे मेरे भाई, तुम पहले भी ऑक्सीजन ही ले रहे थे. चलो. तो जोसेफ प्रिस्टली साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था बेल जार एक्सपेरिमेंट. बेल जार एक्सपेरिमेंट मतलब एक जार है जो बेल जैसा दिखता है, घंटी जैसा दिखता है. यानी इस बेल जार की खास बात क्या थी, ये नीचे से खुला हुआ था. किसी शाही दावत में गए हो कभी? मतलब मैं कुछ में गया हूं, जहां पर खाना जो रहता है ना, वो आपका एक प्लेट जैसी चीज में लगा होता है, बड़ी बड़ी प्लेट में लगा होता है, और उसके ऊपर कांच का एक ऐसा ढक्कन बंद कर देते हैं. भैया ये आपका प्लेट में खाना सजा हुआ है, और उसके आर पार दिखने वाला ऐसा शीशा रहता है ना, कांच का ग्लास रहता है, ढक्कन सा. इसमें दिखता रहता है कि अंदर क्या है. जिसको जो लेना है वो ले सकता है, कांच उठा करके एंड देन खा सकते हैं. तो ये जो है ना जार, जो खुल सकता है, कांच का है, आर पार दिखाई दे रहा है, दिस इज बेल जार, है ना. इसे हम बेल जार बोल सकते हैं एक तरीके से. तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया प्रिस्टले साहब ने, ये क्या था आपका बेल जार एक्सपेरिमेंट. इन्होंने किया बेल जार एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट में आपको कुछ लिखना नहीं होता, सिर्फ समझना होता है. अगर आप समझ गए तो एक्सपेरिमेंट तो है ही समझने की चीज, नोट्स बनाने की चीज नहीं है. बाकी मैं जो बोलूंगा अगर आप उसके नोट्स बनाना चाहो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है. यहां पर इन्होंने एक बेल जार लिया, इस प्रकार का घंटी जैसा जार लिया जो नीचे से खुला हुआ था, है ना. इसको फर्श पे रखोगे तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, है ना. कोई चीज अगर नीचे से खुली भी हुई है और उसको फर्श पे रख दोगे तो नीचे के प्लेटफॉर्म का काम कौन करेगा? फर्श कर देगा. किसी चीज को टेबल पे रख दोगे तो नीचे के प्लेटफॉर्म का काम कौन कर देगा? टेबल कर देगा. तो ये इन्होंने बेल जार लिया, और इस बेल जार में इन्होंने पहला काम क्या किया? इन्होंने पहला काम किया कि इस बेल जार के अंदर इन्होंने क्या रख दिया? चूहा रख दिया. ठीक है, इन्होंने क्या रख दिया? चूहा रख दिया. इन्होंने इस बेल जार के अंदर चूहा रख दिया, और दुनिया का सबसे सुंदर चूहा यहां पर मैं बना देता हूं आपके सामने, जो चिड़िया जैसा है, पर कोई बात नहीं. इन्होंने चूहा रख दिया इस बेल जार के अंदर. जब मैंने बेल जार रख दिया है उल्टा और उसमें चूहा डाल दिया है,
क्या कुछ टाइम बाद ये चूहा फड़फड़ा के मर जाएगा? भाई चूहे को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। चूहा कुछ देर मौज मस्ती करेगा कि हाँ भैया नया घर मिल गया, नया घर मिल गया, शीशे का घर है, बाहर भी देख सकता हूं, है ना, मस्त है, थोड़ी देर एंजॉय करेगा। बाद में सांस घुटने लगेगी क्योंकि अंदर के ऑक्सीजन को तो ये कर देगा डिप्लीट। और हमें पता है एनिमल बदले में क्या जो बाहर निकालता है? CO2। CO2 अक्यूमुलेट होता रहेगा, एक टाइम के बाद सफोकेट हो जाएगा, मर जाएगा। बिल्कुल। तो यहां पे आप देखोगे कि यहां पर क्या हुआ, माइस विल सफोकेट, माइस विल सफोकेट एंड डाई, माइस विल सफोकेट एंड डाई। एकदम बढ़िया तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि माइस सफोकेट करेगा, मर जाएगा। अब क्या हुआ दोस्त, अब इन्होंने दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने इस बेल जार में क्या डाला? अब इन्होंने इस बेल जार में डाला आपका कैंडल, मोमबत्ती जला दी, बोला कैंडल लाइट डिनर करेंगे। प्रिस्ले साहब ने यहां पर कैंडल जला दी। आग को जलने के लिए क्या चाहिए मेरे दोस्त? आग को जलने के लिए क्या चाहिए? आग को जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आग को बुझाने के लिए CO2 चाहिए होती है। आप अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, किसी अस्पताल में जाते हैं, उस टाइम पर अगर आप देखते हैं आसपास तो फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे होते हैं, लाल लाल कलर की बड़ी बड़ी बॉटल्स रखी होती हैं। दे कंटेन CO2, क्योंकि CO2 क्या करता है, आग के साथ ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट तोड़ देता है। यानी ऑक्सीजन ही वो चीज है जो कि आग को जलने में मदद कर रही थी। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर अगर ये आग ऑक्सीजन की वजह से जलती है तो एक टाइम बाद इस बेल जार की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। अगर एक टाइम के बाद ये सारी की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो कैंडल विल ब्लो, फूंक सी लग जाएगी इसके ऊपर और आपकी कैंडल क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। चूहा भी आपका मर जाएगा, चूहिया रानी भी आपकी मर जाएगी, कैंडल भी आपकी बुझ जाएगी। अब यहां पर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने देखी। इन्होंने तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो देखी। इन्होंने कहा यार ये कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हवा के साथ। यानी ये जो कैंडल है और ये चूहा है, ये कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हवा के साथ, तो इनके साथ एक प्लांट रख के देखता हूं, है ना। इनके साथ क्या करता हूं, एक प्लांट रख के देखता हूं। तो चूहा रख दिया, कैंडल जला दी, चूहा रख दिया, कैंडल जला दी, और साथ में क्या रख दिया? मिंट प्लांट रख दिया। भाई मिंट प्लांट क्यों रखा? क्योंकि छोटा है, बेल जार के अंदर आ गया, तो जाहिर सी बात है आपका मिंट प्लांट रख दिया, आपका मिंट प्लांट रख दिया। ठीक है। अब यहां पर ये जो चूहा है और कैंडल है, इसके साथ मिंट प्लांट रख दिया, तो एक्चुअल में क्या हो रहा था, मतलब हमें आज के दिन में पता है कि क्या हो रहा है। तो लेट्स राइट दोस फैक्ट्स अप। भाई यहां से आपका प्लांट जो है ऑक्सीजन दे रहा होगा, किस किस को? CO2 ले रहा होगा इन दोनों से बनी हुई, मतलब चूहे से जो CO2 आ रही है और थोड़ा बहुत जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसको ले लेगा और इन दोनों को ऑक्सीजन दे देगा। तो आपका एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा ना, आपका एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा और तीनों अपना अपना काम करते रहेंगे। ना कैंडल बुझेगी, ना चूहिया मरेगी, ना पौधा आपका किल होगा। इक्विलिब्रियम विल एस्टेब्लिश, सारी चीजें चलती रहेंगी ऐसी की ऐसी। तो आपके जोसेफ प्रिस्ली साहब ने इस बेल जार एक्सपेरिमेंट के दम पे क्या कहा? इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस और थ्योरी में फर्क होता है। जैसे अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलकर देखेंगे तो सेल थ्योरी वाले टॉपिक में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में फर्स्ट आर्टिकल जो है सेल थ्योरी, उसमें लिखा हुआ है कि आपके स्वान साहब जो थे उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। राइट। तो इन्होंने हाइपोथेसिस दी थी, मतलब इनका यह मानना है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, इनका यह मानना है, इन साइंटिस्ट को यह लगता है, दैट इज हाइपोथेसिस। इसके ऊपर अभी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स नहीं आए हैं। आपको एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव करना होता है कि यह हाइपोथेसिस करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो वो थ्योरी में कन्वर्ट होगी, अगर करेक्ट नहीं है तो थ्योरी में कन्वर्ट नहीं होगी। इट इज अ काइंड ऑफ अजम्पशन जिसे हम
हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लेता हूं। एक टॉर्च है ना, बहुत डीप एग्जाम्पल नहीं है पर आप समझ जाओगे। एक टॉर्च है, खराब हो गई, तो मैं और मेरा दोस्त खड़े हैं, हम दोनों तुक्का लगाने लग गए कि भैया आपकी ये टॉर्च क्यों खराब हुई है। मेरे दोस्त ने कहा कि यार इसका ना फिलामेंट खराब हो गया है ना। अब ये हाइपोथेसिस कैसे प्रूफ होगी? नया फिलामेंट लाके लगाना पड़ेगा, है ना। और मैंने बोला ला यार टॉर्च दे, इसकी कुछ नहीं, बैटरी जरा सी हिल गई होगी, इसको पीछे से ठोक देता हूं, सब सही हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया भैया, ठोक दिया, टॉर्च ली, ठक ठक पीछे से 2 फटके मारे, एकदम चल पड़ी। यानी हाइपोथेसिस किसकी करेक्ट थी? मेरी। मानते हो? हाइपोथेसिस हमारी करेक्ट थी। लेकिन क्या दुनिया की हर टॉर्च खराब होगी तो पीछे से ठोकने पे चल जाएगी? नहीं, तो थ्योरी नहीं है। समझ पा रहे हो ना यार, इतना कोई डीप कंसेप्ट नहीं है, पर यू नो एज अ रिसर्च स्टूडेंट यू शैल अंडरस्टैंड, आगे चल के आपको ये सब करना पड़ेगा। यू शैल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन साइनॉप्सिस, ड्राफ्ट, हाइपोथेसिस, थ्योरी, लॉ, सब में फर्क होता है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है पर सब में डिफरेंस है। यहां पे हमारा सिर्फ ये मकसद था कि हम हाइपोथेसिस समझ लें कि हाइपोथेसिस क्या होती है। तो हमने यहां पर हाइपोथेसिस की डेफिनेशन समझ ली। तो अब ये भी समझ लेते हैं कि प्रिस्ले साहब ने हाइपोथेसिस दी क्या। इन्होंने कहा कि मिंट प्लांट रिस्टोर्स, यानी ये रिस्टोर करता है, साफ करता है। मिंट प्लांट रिस्टोर्स द एयर विच वॉज कंटेमिनेटेड बाय, कौन थे वो 2 दुष्ट? which was contaminated by mice and candle. माइस और कैंडल हवा को दूषित कर रहे थे। उस दूषित हवा को रिस्टोर कौन कर रहा था? आपका मिंट प्लांट कर रहा था। यह बात किन्होंने कही? ये बात हमारे जोसेफ प्रिस्ले साहब ने कही, है ना। एक्सपेरिमेंट कब किए थे इन्होंने? 1770 के आसपास ये एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कब किया भैया? लगभग 1770 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। और इन्होंने बताया कि कुछ तो है हवा में जो कि हेल्प करता है इनको सरवाइव करने के लिए। अगर कैंडल को जलाना है तो भी कुछ चाहिए हवा में, अगर चूहे को जिंदा रखना है तो भी कुछ चाहिए हवा में। है क्या वो? ऑक्सीजन। तो यहां पर डिस्कवरी जो है आपकी ऑक्सीजन की किन्होंने करी? प्रिस्ले साहब ने करी। और यहां पर इन्होंने बताया कि देयर इज something in air, there is something in air which helps candle to lit and mice to survive. कुछ तो ऐसा है हवाओं में, कुछ तो ऐसा है फिजाओं में जो मदद करता है इनकी सरवाइव करने में। तो 1774 में he discovered oxygen. he discovered oxygen. ऑक्सीजन की डिस्कवरी इन्होंने क्या की? कर दी। बात समझ में आई? सर ये तो फैक्ट है, इसे हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं? तान्या जी आपका सवाल एकदम करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है कि आपने सवाल पूछा। मेरे दोस्त उस टाइम पर तो हाइपोथेसिस ही थी ना। मैंने आपसे क्या कहा कि जोसेफ प्रिस्ली साहब ने यह हाइपोथेसिस दी कि मिंट प्लांट रिस्टोर्स द एयर विच इज कंटेमिनेटेड बाय माइस एंड कैंडल। आज के दिन में यह थ्योरी है, हम खुद कह रहे हैं, लेकिन बात हो रही है 1770 की, आज की बात नहीं हो रही। ऐसे तो हम सबको सब पता है ना, कि ऑक्सीजन निकलता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, CO2 इंपॉर्टेंट है, सनलाइट इंपॉर्टेंट है, फिर ये सब पढ़ना तब भी जरूरी है ना जिससे बेस बने। उस टाइम पे इन्होंने जो कहा प्रिस्ले साहब ने वो हमने यहां पर लिखा हुआ है। राइट? इतनी बात समझ में आई? अब यहां तक एनसीईआरटी पढ़ना चाहेंगे पहले या और एक्सपेरिमेंट्स देखना चाहेंगे? जॉन इंजनहाउस साहब का भी एक्सपेरिमेंट है, जूलियस वॉन सैक साहब का भी एक्सपेरिमेंट है, TW इंगलमैन साहब का भी एक्सपेरिमेंट है, काफी अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट है। राइट?
यहां तक हमारी बात अगर क्लियर हो गई है तो तारा रारा कर दो इन द चैट सेक्शन, या थम्स अप दे दो, या लाल कलर का दिल दे दो अगर यहां तक अच्छे से क्लैरिटी है तो, क्योंकि आज एकदम सारी चीजें टिप्स पर हो जानी चाहिए और ऐसे ही चलेगी फिजियोलॉजी, सारी चीजें याद होती रहेंगी साथ साथ विद इन द लेक्चर। यहां तक सबको सब समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक दो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर लगभग 20 मिनट के बाद हम लोग एनसीईआरटी और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाएंगे। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं जॉन इंजनहाउस साहब के बारे में। तो इंजनहाउस साहब जो हैं, इन्होंने बेसिकली क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि ये जो लाइट की इंपॉर्टेंस है ना, इसको अब मैं प्रूफ करूंगा, और ये जो ऑक्सीजन है इसको भी मैं प्रूफ करूंगा कि ये निकलता है आपका फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्वेटिक प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है और काफी वेबसाइट्स पर गलत दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं। जॉन इंजनहाउस साहब वर्कड ऑन aquatic plant called हाइड्रिला। नाम से ही पता लग रहा है हाइड्रिला, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, तो एक्वेटिक प्लांट ही होगा। वर्कड ऑन एक्वेटिक प्लांट कॉल्ड हाइड्रेला, एंड यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाइट की इंपॉर्टेंस को देखने की कोशिश की। सो ही वर्कड ऑन एक्वेटिक प्लांट कॉल्ड हाइड्रिला एंड ही यूज्ड the same setup, used the same setup which was used by Joseph Priestley। यानी बेल जार एक्सपेरिमेंट ही इन्होंने किया, उसी बेल जार का इन्होंने इस्तेमाल किया। ही यूज द सेम सेटअप विच वॉज अर्लियर यूज्ड बाय प्रिस्टली साहब, और इन्होंने कहा कि मैं तो लाइट की इंपॉर्टेंस को प्रूव कर दूंगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बेल जार लिया, इन्होंने एक बेल जार लिया और इस बेल जार को इन्होंने कहां प्लेस कर दिया, इस बेल जार को विद द एक्वेटिक प्लांट इन्होंने कहां प्लेस कर दिया, इन डार्क रीजन, है ना। इन्होंने कहां प्लेस कर दिया, इन द डार्क रीजन। इन्होंने यहां पर एक प्लांट लिया जिसका नाम था हाइड्रिला, और इसे कहां प्लेस कर दिया, इसे प्लेस कर दिया डार्क रीजन में, यानी लाइट यहां पर नहीं थी। इन्होंने कहां प्लेस कर दिया, डार्क रीजन में प्लेस कर दिया, यानी देयर वाज नो सनलाइट अवेलेबल। अगर सनलाइट नहीं है तो हम लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी देख चुके थे भाई, अगर डार्क रीजन है, सनलाइट नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। भाई हम लोगों ने पहले भी तो देखा, इफ देयर वाज नो सनलाइट, if there was no sunlight there was no photosynthesis। similarly यहां पर क्या हुआ, कोई सनलाइट ही नहीं है, there was no sunlight, there was no sunlight, therefore there was no photosynthesis, there was no photosynthesis। if there was no photosynthesis there was no glucose। भाई कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो कोई ग्लूकोज नहीं, और कोई ग्लूकोज नहीं मेरे भाई तो कोई ऑक्सीजन भी तो नहीं। ऑक्सीजन भी तो कहां से निकल रही थी, फोटोसिंथेसिस से ही तो निकल रही थी, तो कोई ऑक्सीजन भी नहीं। लेकिन जब इसी सेटअप को इन्होंने कहां रखा, उजियारे में रखा, कहां चले गए भाई, जब इसी सेटअप को इन्होंने कहां रखा, उजियारे में रखा, तो क्या हो गया, जब इसी सेटअप को इन्होंने लाइट में रखा, एक ऐसा रीजन जहां पर लाइट अच्छी खासी है, तो क्या देखने को मिला हमें, तो हमें यह देखने को मिला कि ये जो प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। आप यहां पर लिख सकते हो कि यहां पर सनलाइट वॉज अवेलेबल, यहां पर सनलाइट वॉज अवेलेबल। इफ सनलाइट इज अवेलेबल ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, and if glucose is formed oxygen is also formed, glucose is formed तो oxygen is also formed which is seen as bubble, which is seen as bubbles। यानी अगर कोई एक्वेटिक प्लांट है
जो आपका फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है, इसको आप नॉर्मल पानी में भी जब देखोगे, लेट्स से यहां पर आपका एक पानी के अंदर रख दिया है आपने प्लांट, आपने पानी के अंदर रख दिया है, अलग अलग फॉर्मेट्स में एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। यहां पर पानी के अंदर आपने प्लांट रख दिया है, ये क्या है आपका पानी है, ठीक है। अगर पानी के अंदर आपने एक प्लांट को रख दिया है और यहां पर आपकी अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो आपका ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, इन द फॉर्मेट ऑफ बबल्स निकलेगा। तो आपको बुलबुले जो है ये आपके यहां पर बनते हुए दिखाई दे जाएंगे, आपके बबल्स जो हैं छोटे छोटे ये आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे जाएंगे और पत्तियों के आसपास भी आपको बनते हुए दिखाई दे जाएंगे। ये बबल्स किस चीज की पहचान है, ये बबल्स इस चीज की पहचान है कि भैया ऑक्सीजन बनी है ना। ये बबल किस चीज की पहचान है, ये बबल इस चीज की पहचान है कि ऑक्सीजन आपकी बनी है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो अगर आप पानी में भी देख रहे हो किसी पर्टिकुलर प्लांट को, तो अगर आप यहां पर इस प्लांट को पानी में भी रख के बैठे हुए हो और इसे लाइट में रख देते हो आप चैम्बर को, अंदर लेट से पानी भी भरा हुआ है, इसे अगर आप लाइट में रख देते हो तो फोटोसिंथेसिस होगी, तो ऑक्सीजन बनेगा। अगर आप इसे डार्क में रख देते हो तो सारी चीजें अवेलेबल हैं, तब भी आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। सर CO2 कैसे आएगी, बहुत अच्छा सवाल है दोस्त। आपको मैं एक बात बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। 70% CO2 का रिजर्वायर कौन है, ओशन वाटर। ज्यादातर CO2 जो इस अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, वो ज्यादातर CO2 आपका ओशन में प्रेजेंट है, पानी के अंदर डिसॉल्व्ड, राइट। यहां पर अगर आप देखेंगे हवा में तो 0.03 to 0.04% CO2 है, बहुत कम। जब मैं आपको इकोलॉजी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको और डिटेल में ये चीज बताऊंगा कि जब आप कार्बन साइकिल को देख रहे होंगे ना, ज्यादातर कार्बन आपका ओशन में ही प्रेजेंट है। इसीलिए एक्वेटिक प्लांट जो है बहुत दबा के आपका फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इन्हें लाइट की कमी होती है एक लेवल तक, क्योंकि पानी के अंदर बहुत ज्यादा डीप लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो लाइट की तब भी इनमें कमी होती है, लेकिन CO2 की कोई खासी कमी यहां पर नहीं होती है ना। दैट्स वाई आपको यह बात जाननी चाहिए। स्टूडेंट पूछ रहे हैं एक्वेटिक प्लांट कौन सा लिया, दोस्त हाइड्रिला लिया, यहां पे लिखा हुआ है ना। तो यहां पे इंजन हाउस साहब ने क्या बताई, लाइट की इंपॉर्टेंस बताई, और इन्होंने क्या निकलते हुए देखा, आपने यहां पर देखा CO2 जो है, सॉरी ऑक्सीजन जो है यहां पे निकलते हुए देखा। ओके सर, मरते नहीं है ऑर्गेनिज्म CO2 से, नहीं मरते दोस्त। देखो किसी भी गैस को ट्रैप करने का मैकेनिज्म ना सबका अपना अपना है, समझिए। अब इस हवा में नाइट्रोजन कितना है, 78%। आप डायरेक्टली नाइट्रोजन क्यों नहीं लेते, आप प्लांट क्यों खाते हो, हवा में नाइट्रोजन है, ले लो यार। आपका लॉजिक यही कहता है ना कि आसपास 70% CO2 है, तो जो प्लांट्स हैं उनको ये टॉक्सिकेट क्यों नहीं करता, उनकी जान क्यों नहीं ले लेता। पहली बात तो आपको एक मिसकंसेप्शन है कि CO2 हार्मफुल है। CO2 बहुत ज्यादा मात्रा में जब टॉक्सिकेट करती है आपको तब हार्मफुल होती है, और हर गैस बहुत ज्यादा मात्रा में हार्मफुल हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म के साथ छेड़खानी करेगी। ज्यादा हार्मफुल कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। डेडली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। इनफैक्ट हमारी जो व्हीकल्स हैं उनसे निकलने वाले धुआं को, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज इट इज अ सेफर ऑल्टरनेटिव, और उसको हम बोलते हैं हमने झंडे गाड़ दिए भैया, हमने CO2 बना दी है CO से। CO2 इज दैट मच सेफ। तो आपके आसपास प्रेजेंट होगी और आप कंज्यूम नहीं कर रहे तो इट्स कंप्लीटली फाइन, क्योंकि प्लांट का अपना अपना मैकेनिज्म है। अगर ऐसा होता कि आसपास पाई जाने वाली सारी चीज ही आपके अंदर जाके यूटिलाइज हो जाएंगी तो हम भी नाइट्रोजन डायरेक्टली ले रहे होते, अमीनो एसिड और प्रोटीन और नाइट्रोजनस बेसिस खुद बना रहे होते, है ना। बट दिस इज नॉट द वे इट इज डन। नेचर इस तरीके से काम नहीं करता। आपके डाउट बहुत अच्छे हैं बट स्टिल नेचर डोंट वर्क इन दैट वे। तो यहां पर हमें क्या पता लगा कि ऑक्सीजन के यहां पर बबल निकलते हैं, बुलबुले निकलते हैं, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा है, ठीक है। ऑक्सीजन के बबल्स निकलते हैं यहां पर, और यहां पर लाइट की इंपॉर्टेंस जो है वो भी इंजन हाउस साहब ने हमें बताई कि भैया यहां पर लाइट जो है, इसमें अगर आप प्लांट को रखोगे तो आपको फोटोसिंथेसिस अच्छी खासी देखने को मिलेगी, डार्क रीजन में रखोगे तो फोटोसिंथेसिस देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है सबको, है ना, यहां तक क्लैरिटी है, फटाफट बताइए। अब जूलियस वॉन सैक साहब ने क्या किया, 2 लाइन लिखवाऊंगा और बात खत्म, सीधी सी बात है।
सैक का मतलब क्या होता है? सैक का मतलब सर बोरा होता है। सैक का मतलब होता है एक थैला जिसके अंदर कुछ सामान भरा हुआ है। तो जूलियस वॉन सैक ने दो बातें बताई और दोनों बातें हम इनके नाम से ही डेराइव कर लेंगे। जूलियस वॉन सैक साहब ने क्या कहा? जूलियस वॉन सैक साहब ने पहली बात यह कही कि आपका फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है? ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। ग्लूकोज इज फॉर्म्ड जो हमें पहले से पता है। और सैक की बात हो रही है तो स्टोरेज की बात हो रही होगी, तो ग्लूकोज इज फॉर्म्ड विच इज स्टोर्ड एज व्हाट? प्लांट में आपका ग्लूकोज किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? एज स्टार्च। ये बात भी हमें पहले से पता है। तो आपका नाम ही सैक है तो स्टोरेज की ही बात हो रही होगी, है ना, कंटेन करने की ही बात हो रही होगी। तो पहली बात इन्होंने कहा कि ग्लूकोज बनता है जो स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर होता है प्लांट के अंदर। दूसरी बात इन्होंने कहा क्लोरोफिल जो कि रिक्वायर्ड है फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट और इज स्टोर्ड, एक तरीके से प्रेजेंट है तो, है ना, लिंक करने के लिए आप लिख सकते हो, और इज स्टोर्ड इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट भी एक थैले की तरह काम कर रहा है जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है। तो दो चीजें बताई इन्होंने, सैक से ही डिराइव कर लो भाई, नाम से ही डिराइव कर लो, नाम ही सैक है भाई, नाम ही सैक है तो सैक में कुछ स्टोर करने की बात हो रही होगी, है ना। क्या स्टोर कर रहे हो भैया सैक में? क्या स्टोर कर रहे हो सैक में? सबसे पहली चीज जो हम यहां पर स्टोर करने की बात कर रहे हैं वो क्या है? वो आपका है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और दूसरी चीज हम लोग जो स्टोर करने की बात कर रहे हैं वो है क्लोरोफिल विद इन क्लोरोप्लास्ट। सिर्फ दो बातें हैं और कोई बात नहीं है ना। नाम से याद हो गया, क्यों इतनी, है ना, टेंशन लेनी जीवन में? दो लाइनें हैं, दोनों सीधी सीधी याद हो गई। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जिसके लिए आज मैं बेकरार हूं, जिसके लिए मैं बेताब हूं, वो है TW इंगलमैन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट जब एज ए स्टूडेंट मैंने पहली बार पढ़ा था मैं दीवाना हो गया था। एंड रिसर्च के प्रति मेरी रिस्पेक्ट, रिसर्चर्स के प्रति रिस्पेक्ट एकदम टोटली बढ़ गई थी कि हाँ यार रिसर्च फील्ड में कुछ मचाना है, क्योंकि इन्होंने इतनी सिंपल सिंपल चीजों को यूज करके इतना भौकाली एक्सपेरिमेंट किया है। अब मैं आपको बताऊंगा और आप देखना यार कितनी सिंपल चीजें और कितने सिंपल प्रिंसिपल्स हैं जो जिंदगी में आसपास पड़े हुए हैं, उन चीजों को इस्तेमाल करके इन्होंने दुनिया का पहला एक्शन स्पेक्ट्रम तैयार किया। कैसे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन्होंने क्या किया, TW इंगलमैन साहब ने क्या किया, एक यहां पर क्या ले लिया भैया, प्रिज्म ले लिया। प्रिज्म कैसा होता है आपको अच्छे तरीके से पता है, फिजिक्स में यूज भी किया होगा, जो आपकी व्हाइट लाइट को स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में यानी विबग्योर में तोड़ देता है। तो इन्होंने प्रिज्म लिया, इन्होंने प्रिज्म लिया और इस पे क्या स्ट्राइक करा दी, आपकी व्हाइट लाइट स्ट्राइक करा दी। प्रिज्म लिया और इन्होंने क्या स्ट्राइक करा दी, यहां पे व्हाइट लाइट स्ट्राइक करा दी। अगर ये व्हाइट लाइट यहां पर आ रही है तो क्या ये अपने स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में टूटेगी? बिल्कुल टूटेगी। क्या ये अपने स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में टूटेगी? एकदम टूटेगी मेरे दोस्त। तो तोड़ देते हैं। यहां पर बात हो रही है विबग्योर की। विबग्योर तो सबसे पहले क्या डालोगे, वॉयलेट डालोगे, है ना। तो वॉयलेट थोड़ा ऐसा ऐसा सा बना लेते हैं। चलो सबसे पहले क्या डालेंगे, वॉयलेट डालेंगे, आपका ऐसा सा हो गया। इंडिगो डालेंगे, इंडिगो आपका कैसा हो गया, थोड़ा सा ऐसा सा मान लो, ये आपका इंडिगो हो गया। फिर आपका ब्लू आएगा, ब्लू हम जो अलग से दिखाई दे ब्लैक स्क्रीन पे ये तैयार करेंगे। VIB, G आ गया आपका ग्रीन, ग्रीन आ गया। Y आ गया आपका दैट इज येलो, O आ गया दैट इज ऑरेंज, R आ गया दैट इज योर रेड। यानी ये भैया आपका इंद्रधनुष बन गया है, एकदम बन गया है। अब रेड को थोड़ा सा यहां पर डाल देते हैं, थोड़ा और नीचे डाल देते हैं, जिससे कि अच्छे तरीके से आपको यहां पर बढ़िया बढ़िया कलर्स देखने को मिल जाए। अब दोस्त क्या हुआ, अब इन्होंने यहां पर ये लाइट्स जो है तोड़ दी और यहां पर इन्होंने क्या रख दिया, यहां पर इन्होंने क्या रख दिया, यहां पर इन्होंने रख दिया एक प्लांट, है ना। यहां पर इन्होंने क्या रख दिया, एक प्लांट रख दिया। यहां पर इन्होंने एक प्लांट रख दिया। इसको डब्बे को क्लोज कर देते हैं वरना कलर चारों ओर फैल जाता है। लेट्स ट्राई टू कलर, देखते हैं कलर हो पाता है या नहीं। इन्होंने क्या रख दिया, एक प्लांट रख दिया, करेक्ट है ना। अब इन्होंने यहां पर एक प्लांट रख दिया, तो क्या ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा और इस प्लांट पर अलग अलग लाइट्स पड़ रही होंगी, है ना। यहां पर अलग अलग लाइट्स पड़ रही होंगी।
अरे यार विबग्योर है, यहां से बना लो, नीचे से बना लो, क्या? एक बार सुनो, एक्सपेरिमेंट देखो, है ना, इतनी जल्दी डिसीजन मत बनाया करो, समझो चीज को क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले एक्सपेरिमेंट समझो क्या है मोटो, ये समझने की कोशिश करो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाफ कंक्लूसिव नहीं होना चाहिए लाइफ में, है ना। तो देखो भाई, यहां पर आपके 7 कलर्स फट गए, यहां पर लिख भी देते हैं छोटा छोटा अगर कंफ्यूजन हो रही तो। ये आपका क्या है? वॉयलेट, है ना, क्योंकि कलर से हो सकता है पंगा हो रहा हो। तो वी आई, आई का मतलब क्या होता है? इंडिगो। बी दैट इज ब्लू। विब ग्योर दैट इज ग्रीन। वाई दैट इज योर येलो। ओ दैट इज ऑरेंज। और आर दैट इज रेड। ये आपकी क्या है? व्हाइट लाइट विजिबल रीजन की, विजिबल व्हाइट लाइट है यहां पर, या नॉर्मल व्हाइट लाइट भी लिख दो तो भी चलेगा, जिसको आपने स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में तोड़ दिया है। व्हाइट लाइट बीम है यहां पर, व्हाइट लाइट बीम है यहां पर, आपने इसको 7 कलर्स में तोड़ दिया है। और यहां पर आपने क्या रख दिया है? यहां पर आपने एक प्लांट रख दिया है, एक एल्गी रख दिया है जिसका नाम है क्लेडोफोरा, जिसका नाम है क्लेडोफोरा। अब ये जो प्लांट है यहां से यहां तक, इस पे आपकी वॉयलेट लाइट पड़ रही होगी, इस पे आपकी इंडिगो पड़ रही होगी, इस पे आपकी ब्लू पड़ रही होगी, इस पे ग्रीन पड़ रही होगी, इस पे येलो पड़ रही होगी, इस पे ऑरेंज पड़ रही होगी, इतनी रेड पड़ रही होगी। अब मुझे खुद बताइए दोस्त, यहां पर आपकी जिस तरीके की लाइट पड़ रही होगी उसी तरीके का आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। और अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी बन रहा होगा। यानी अगर यहां पर आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, अगर यहां पर आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो आप क्या लिखोगे? फोटोसिंथेसिस आपका इन लाइट्स की वजह से हो रहा है, तो ग्लूकोज आपका इन लाइट्स की वजह से बन रहा होगा। ग्लूकोज अगर आपका बन रहा है तो ऑक्सीजन भी बन रहा होगा। अगर यहां पर ऑक्सीजन बन रहा है और मेरे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन को खाते हैं, यानी एरोबिक बैक्टीरिया है, तो क्या यहां पर जमा हो जाएंगे ऑक्सीजन को देख करके? भाई तुम खुद बताओ यार। एक काउंटर ऐसा है जिसके ऊपर मिल रही है बासी दाल, एक शादी में गए हो, और दूसरी साइड बट रही है आइसक्रीम, दूसरी साइड बट रहा है पिज्जा, किस साइड जाओगे भाई? जो खाने का मन है और जो चीज अच्छी है वहां तो भीड़ लग जाएगी ना। ऐसा थोड़ी है कि अरे यार बासी दाल खाए हुए कई दिन नहीं हुए, चलो बासी दाल खाते हैं, इतना तो बेवकूफ मैंने किसी को नहीं देखा आज तक लाइफ में। तो यहां पर हम लोग किसके पीछे भागेंगे? जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एरोबिक बैक्टीरिया, नाम ही एरोबिक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एयर यानी ऑक्सीजन। तो जिस जगह फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही होगी, क्या वहां ऑक्सीजन ज्यादा बन रहा होगा? भाई जितनी फोटोसिंथेसिस ज्यादा, इतना ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, इतनी ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगी, और जहां ऑक्सीजन ज्यादा वहां ज्यादा बैक्टीरिया की भीड़ लग जाएगी। तो हमने क्या देखा? हमने क्या देखा कि यहां पर वॉयलेट में बहुत तगड़ी भीड़ नहीं लगी, बहुत कम कम बैक्टीरिया है। इंडिगो में तगड़ी भीड़ नहीं लगी, बहुत कम कम बैक्टीरिया है। ब्लू में बहुत तगड़ी भीड़ लगी मेरे भाई, ब्लू में दबा के भीड़ लगी, यहां भाई कुछ शाही बन रहा था, दबा के भीड़ लगी। ग्रीन में उतनी भीड़ नहीं लगी, येलो में उतनी भीड़ नहीं लगी, ऑरेंज में इतनी भीड़ नहीं लगी, रेड में दबा के भीड़ लगी, रेड में दबा के भीड़ लगी भाई। यानी यहां से हमें क्या पता लगता है? हर लाइट इंपॉर्टेंट है, हर जगह फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दैट्स राइट। लेकिन सबसे ज्यादा फट के ये जो है आपका फोटोसिंथेसिस कहां पर हुआ है? सबसे ज्यादा एकदम धागा कहां खुल गया है? आपका ब्लू में और आपका रेड रीजन में। सबसे ज्यादा आपकी फोटोसिंथेसिस यहां पर हुई है। यानी सबसे ज्यादा प्रीमियम रीजन्स कौन से हैं? कौन सी लाइट सबसे ज्यादा आपका फोटोसिंथेसिस कराती है? दैट इज ब्लू एंड दैट इज रेड। वैसे ऐसा क्वेश्चन कभी आता नहीं है और बहुत डीप कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, लेकिन अगर फिर भी कोई आपसे पूछ ले कि भाई ब्लू और रेड में से किस में ज्यादा होती है, तो यहां डबल एरो मार्क कर लो। वैसे आपके लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो आपको रेड और ब्लू रीजन की लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती हुई दिखाई देगी, और यहीं आपके सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ सिंपल कंसेप्ट्स को यूज किया। हमें फिजिक्स में बहुत पहले से पता है कि एक व्हाइट लाइट को जब आप प्रिज्म पे टकराओगे तो 7 इंद्रधनुष के कलर बन जाएंगे।
तो ये अलग अलग लाइट पड़ेंगी सेम प्लांट पे, यानी प्लांट में कोई फर्क नहीं है, लाइट का ही फर्क है जिस वजह से फोटोसिंथेसिस के रेट में फर्क आएगा। एकदम सही बात है। तो हमने यहाँ पे प्लांट सेम रखा जिससे कि लाइट की वेवलेंथ की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है ये हमें पता लग सके। और जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा आपका ऑक्सीजन, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो ऑक्सीजन को इनडायरेक्टली नाप सके। तो हमने यहां पर एरोबिक बैक्टीरिया रख दिए भाई, ये यहां पर जमा हो गए उस रीजन में जहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है, वहां ऑक्सीजन ज्यादा बनेगा, जहां ऑक्सीजन ज्यादा वहां ऑक्सीजन खाने वाले भी ज्यादा। देखने को मिला, समझ में आया वाई? देखो दोस्तों, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको कल भी पता लगेगा, मैं अभी भी बता देता हूं फॉर योर कन्वीनियंस, जिससे आपको यह ना लगे कि यार मास्टर जी बताते नहीं है क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना 11 12 में, तो ऐसा लगता है अरे मास्टर जी को आता नहीं है। मेरे भाई, हमारे पास प्लांट के अंदर जो पिगमेंट्स है ना, उन पिगमेंट्स की अलग अलग वेवलेंथ की लाइट ट्रैप करने की कैपेसिटी होती है। तो प्लांट में जो यूजुअल पिगमेंट्स है ना, वो एब्जॉर्ब ही ज्यादा ये लाइट करते हैं। तो जो लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, जैसा हमारा पिगमेंट सिस्टम अलाउ करेगा वही हम ज्यादा काम करेंगे। बात समझ में आई? दिखा देता हूं और क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार ये देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम है, हालांकि आने वाला था कल सिस्टम, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये आपका क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है कि वो कहां कहां आपका लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो ये कहां कहां लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है खुद देखने की कोशिश करिए। सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर हो रही है लाइट की? सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर हो रही है लाइट की? यहां पर हो रही है। क्लोरोफिल ए यहां पर सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लोरोफिल ए यहां पर सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, पीक आ रहा है यहां पर इन दोनों पोजीशंस पे। यहां पर देखिए, यहां सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां पे सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी के आसपास है ना, इसी के आसपास आपका सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। यहां पर देखिए, क्योंकि बाकी पिगमेंट्स भी है ना, वो भी आपका मिला जुलाकर मेन रिजल्टेंट यहां पर लेकर आ रहे हैं इन द ब्लू रीजन। ये जो आपका रीजन है ना, 400 से 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है, ये वाला जो रीजन है ब्लू रीजन है, ये आपका ब्लू रीजन है। और यहां पर जो है आपका रेड रीजन है ना, यहां पर आपका क्या है, रेड रीजन है। तो ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हुई, सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हुई तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी आपकी लगभग यहीं पे हुई। क्योंकि सिर्फ क्लोरोफिल ए ही थोड़ी है, और भी पिगमेंट्स है, आपका कैरोटिनॉइड भी है, क्लोरोफिल भी है, जेंथोफिल भी है। तो ये जहां पर आपका लगभग सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे होंगे लाइट, वहां पर आपका सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? है ना, करेक्ट है। चलिए सर, वाई नॉट ग्रीन? एकदम सही बात है भाई, हरी चीज को ही एब्जॉर्ब करेगी। कौन से ग्रंथ में लिखा है? लाइट की स्कैटरिंग, लाइट की रिफ्लेक्शन, कोई प्रिंसिपल तो फिजिक्स का लगाओगे ना यार। हमेशा फिजिक्स के नियम तोड़ने का इल्जाम सलमान खान साहब पे थोड़ी लगाओगे कि गाड़ी उड़ा दी, फिजिक्स कहां गई, ग्रेविटी कहां गई। भाई आप जो बोल रहे हो ये भी तो फिजिक्स के अगेंस्ट ही है ना भाई। अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को एब्जॉर्ब करेगा एक हरा भरा प्लांट, तो ब्लू और रेड रीजन को एब्जॉर्ब करेगा, ग्रीन को क्यों ही एब्जॉर्ब करेगा? समझ पा रहे हो? है ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ यार। करेक्ट? और कोई भी डाउट है तो डाउट सेक्शन में छोड़ दो, सारे डाउट्स आपके ले लिए जाएंगे। तो यहां पर आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। और यहां पर ये जो महाशय जमा हुए हैं ये कौन है? यहां पर जो ये महाशय जमा हुए हैं कौन है? एरोबिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन खाने आए हैं, एरोबिक बैक्टीरिया है। तो जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा, जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा वहां पर आपका बैक्टीरिया ज्यादा। एक ऐड आता था पहले पटाखा चाय का, जहां पटाखा वहां हम, ऐसे ही जहां ऑक्सीजन वहां एरोबिक बैक्टीरिया। नाम ही एरोबिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन का दीवाना है ये, तो ऑक्सीजन खाने पहुंच जाएगा। करेक्ट है? ये आपको देखना है। ऑल राइट, चलिए अगला कॉर्नेलियस वॉन नील साहब का एक्सपेरिमेंट है। पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं फिर वापस आते हैं अगर टाइम बचा तो। ऑल एनिमल्स, दुनिया के जितने भी एनिमल्स हैं सबको प्लांट से ही खाना लेना होता है, क्योंकि हम तो बना नहीं सकते। प्लांट खाना बना सकते हैं क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है नेचर में, है ना। जो आपका
फोटोसिंथेसिस है दैट इज फिजिको-केमिकल प्रोसेस। यहां पर ये बात जो है ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। फिजिको-केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है? फिजिको मतलब फिजिकल, फिजिको मतलब फिजिकल, केमिकल मतलब आपका केमिकल रिएक्शन भी यहां पर हो रहे हैं। तो आपको फिजिको केमिकल प्रोसेस कैसे याद रखना है मेरे दोस्त? जब लाइट आकर के लीफ पे टकराती है ना, तो आपका फिजिकल प्रोसेस है ये आपका पिगमेंट सिस्टम जो है लाइट को कैप्चर करते हैं। तो आपके लाइट रिएक्शंस जो चलते हैं ड्यू टू लाइट, ये आपका फिजिको पार्ट में आते हैं, है ना, ड्यू टू लाइट। और आपका कार्बोहाइड्रेट जो बनता है ड्यू टू एंजाइम, ये रिएक्शन होते ही हैं जिनको आप आगे कल डिटेल में पढ़ोगे। तो यहां पर आपका ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फिजिकल केमिकल दोनों प्रकार के रिएक्शंस यहां पर होते हैं। आपकी मेन चीजें क्या है यहां पर? सनलाइट। सनलाइट यहां पर आ जाएगी विच इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि सनलाइट हमें मुफ्त में एनर्जी देती है और जितना भी दुनिया में फूड बनता है वो सनलाइट की वजह से ही बनता है और इसमें ऑक्सीजन भी निकलता है एट द एंड ऑफ द डे। तो फोटोसिंथेसिस के दो मेन काम हो गए, एक तो खाना बनाना, एक ऑक्सीजन देना। वेरीगेटेड लीफ हम लोगों ने देख लिया। एक लीफ जो कवर्ड है, वेरीगेटेड है, उसमें लाइट नहीं आ पाएगी। लाइट नहीं है तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, स्टार्च टेस्ट नेगेटिव। और एक आपकी एक्सपोज लीफ है तो उस पे लाइट आएगी, लाइट आएगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, स्टार्च टेस्ट आपका पॉजिटिव आएगा। KOH सोक्ड कॉटन है तो कोई CO2 नहीं बचेगा आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई CO2 नहीं तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं, तो कोई स्टार्च नहीं बनेगा। एक्सपोज जो लीफ है उसके पास CO2 है तो स्टार्च बनेगा, बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। जोसेफ प्रिस्टली साहब ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया और रोल ऑफ एयर बताया इन द फोटोसिंथेसिस। इन्होंने डिस्कवरी करी ऑक्सीजन की 1774 में। इन्होंने क्या किया, एक कैंडल को जला करके बेल जार में रखा और कहा भैया कैंडल जो है बुझ जाती है कुछ टाइम में, यानी इसके आसपास की हवा प्रदूषित हो जाती है। एक चूहे को रखा आपका बेल जार में और कहा चूहा जो है बहुत जल्दी सफोकेट होने लग जाता है, ज्यादा देर रखोगे मर जाएगा। यानी इन्होंने कहा कि ये चूहा और कैंडल जो है डैमेज करते हैं एयर को। फिर इन्होंने साथ में मिंट प्लांट रख दिया तो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता हुआ देखा और इन्होंने हाइपोथेसिस दी। इन्होंने ये बात कही कि भैया ये जो प्लांट है ये रिस्टोर करता है हवा को। प्लांट जो है इट रिस्टोर्स द एयर, जो कि किसने कंटेमिनेट करी थी? कौन थे वो दो दुष्ट? आपका चूहा और आपका बर्निंग कैंडल। ये बेलजार एक्सपेरिमेंट है। फिर इसी बेलजार में आपका इंजन हाउस साहब ने क्या किया, पहले इस बेलजार को डार्क में रखा, दूसरी बार इस बेलजार को सनलाइट में रखा और यहां पर इन्होंने बेसिकली एक्वेटिक प्लांट लिया था जिसका नाम क्या था, हाइड्रिला, हम नोट्स में लिख चुके हैं। तो इन्होंने देखा कि भाई जब आपका फोटोसिंथेसिस हो रही है लाइट में प्लांट को रखने पर तो उसके आसपास छोटे छोटे बबल्स बनते हैं, बुलबुले बनते हैं। ये बुलबुले किस चीज के हैं? ऑक्सीजन के बुलबुले हैं। ये ऑक्सीजन के बुलबुले हैं, है ना। और सिर्फ ग्रीन प्लांट पार्ट्स ही ये आपके बुलबुले निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है प्लांट में भी सारे के सारे पार्ट्स फोटोसिंथेटिक नहीं होते। क्या एक प्लांट की मोटी सी जो स्टेम है, अभी एनाटॉमी पढ़ के हटे हो जस्ट, क्या एक प्लांट की मोटी सी जो स्टेम है जिसपे बार्क आ चुकी है, कॉर्क डेवलप हो चुका है, क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगी? खुद बताइए, क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगी? मेरे हिसाब से तो नहीं करेगी। हरी ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस करेगी कैसे? यानी नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट डू नॉट फोटोसिंथेसाइज। बात यह है नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट डू नॉट फोटोसिंथेसाइज। डू नॉट फोटोसिंथेसाइज। तो रूट भी आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं करती, तो इनको खाना कैसे मिलता है? लीफ जो खाना बना रही हैं वो फ्लोएम के माध्यम से कहां भेज देती हैं? आपके स्टेम में और रूट में, है ना। तो नॉन ग्रीन पार्ट्स भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो इनके आसपास ऑक्सीजन के बबल्स नहीं देखने को मिले। जूलियस वॉन सैक साहब, नाम में ही सैक है यानी थैले की बात हो रही है, स्टोरेज की बात हो रही है, तो इन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बना है ये आपका स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस के लिए जिन पिगमेंट्स क्लोरोफिल की आवश्यकता है ये आपके कहां पाए जाते हैं, ये कहां लोकेटेड या स्टोर होते हैं? आपके स्पेशल बॉडीज में, जिनको क्लोरोप्लास्ट बाद में कहा गया। दो ही लाइन है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं।
दोनों बातें नाम से याद हो गई, सैक साहब के नाम से ही। टी.डब्ल्यू. इंगलमैन साहब ने एक प्लांट लिया, ग्रीन एल्गी लिया, जिसका नाम है क्लेडोफोरा, और इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया लिए जो ऑक्सीजन के आसपास इकट्ठे हो सके और आपके वहां पर इकट्ठे हो जाए ऑक्सीजन को खाने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो विबग्योर जो आपका स्पेक्ट्रम फटा था, उसमें से सिर्फ ब्लू और रेड रीजन में आपका ज्यादा अक्यूमुलेशन देखने को मिला। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। अब मेरी बात गौर से सुनना। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम आपका इंगलमैन साहब के एक्सपेरिमेंट से हमें मिला। एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या फर्क है, नाम से ही समझने की कोशिश करिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कौन से रीजन की लाइट मैंने सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करी, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ लो मैं रेड, ब्लू और वॉयलेट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता हूं, ठीक है। फॉर रेफरेंस, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि समझ लो मैं रेड, ब्लू और वॉयलेट लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता हूं, तो मुझे पता लग जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से कि आपका ब्लू पे जो है, वॉयलेट पे जो है और रेड पे जो है पीक आया। दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? मतलब मैं फोटोसिंथेसिस एक्शन कहां पे कर पा रहा हूं भाई? फोटोसिंथेसिस इज द एक्शन, यही तो वो प्रोसेस है जिसकी हमें स्टडी करनी है। तो कौन से सेगमेंट की लाइट को एब्जॉर्ब करके मैं ज्यादा एक्शन कर पाता हूं, यानी ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाता हूं, दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रम। मुझे पता लगा कि वॉयलेट एब्जॉर्ब तो करता हूं मैं, लेकिन वहां एक्शन नहीं कर पा रहा हूं। तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या दिखाएगा कि सिर्फ रेड और ब्लू में आप ज्यादा एक्शन कर पा रहे हो, यानी वॉयलेट एब्जॉर्ब होती होगी ज्यादा पर वो काम नहीं आ रही है। तो आप यहां पर बेसिकली एक आइडिया लगा सकते हो, एक एनालिसिस लगा सकते हो, ठीक है। हालांकि कल मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आपको यहां पर यह देखने को मिलता है कि फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिला जो कि रफली किससे कोलाइड कर रहा था? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। यानी यहां पर यह पता लगता है कि क्लोरोफिल ए और बी जिस सेगमेंट की लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे थे, यहां पे एक्शन ज्यादा हो रहा था। यानी सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स कौन है? क्लोरोफिल ए और बी। और इनमें से भी सबसे बाप पिगमेंट कौन है? क्लोरोफिल ए। इसे चीफ पिगमेंट या बॉस पिगमेंट भी कहा जाता है। ये सबका बाप है। जितने भी पिगमेंट्स एक प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर पाए जाते हैं, सब इसको सलाम ठोकते हैं एकदम। ये रॉकी भाई है सबका। यानी जितने भी लोगों ने लाइट एब्जॉर्ब करी है, कैरोटिनॉइड ने कुछ लाइट एब्जॉर्ब करी अलग वेवलेंथ की, ज़ेंथोफिल ने कुछ लाइट एब्जॉर्ब करी अलग वेवलेंथ की, क्लोरोफिल बी ने कुछ लाइट एब्जॉर्ब करी अलग वेवलेंथ की, ये सारी अपनी लाइट को शाम को जाकर किसको सौंप देते हैं? अपने मालिक को सौंप देते हैं, क्लोरोफिल ए को सौंप देते हैं। वो चीफ पिगमेंट है, वो बॉस है। तो सबसे ज्यादा आपका क्लोरोफिल ए जहां पर एब्जॉर्प्शन दिखा रहा होगा, सबसे ज्यादा आपका वहां पर एक्शन हो रहा होगा। फिर क्लोरोफिल बी सेकंड नंबर पे, देन आपके और पिगमेंट्स। तो सबसे चीफ कौन है? क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो आपने यहां पर देखा कि मिडल ऑफ 19th सेंचुरी तक आपके लगभग काफी सारे हमें फोटोसिंथेसिस के फैक्टर्स पता लग गए थे, और इस बेसिस पे हम एम्पिरिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही लिख ली थी। पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दिया था, एक CO2, एक वाटर, CH2O और ऑक्सीजन बन रहा था। यह हमें पहले से पता है। दिस वी नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यहां तक मुझे लगता नहीं आज हम कंप्लीट कर पा रहे होंगे, है ना? चले भाई, और पढ़ना है तो बताओ। मैं तो तृप्त हो गया। हालांकि मैं लेकर तो बहुत सारा आया था पर मुझे यह भी कहीं ना कहीं आभास था कि इतना हो नहीं पाएगा। यहां तक कितने लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका है? प्लीज लेट मी नो। नहीं समझ में आया है, डाउट सेक्शन में एक बार डाउट डाल दीजिए। अभी रीसेंट डाउट जो है आपको सॉल्व करवाते हैं। करेक्ट? चलिए, ऑल राइट एवरीवन। चलिए, नो लिख रहे हो तो नहीं पढ़ाएंगे आगे, कल कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा विदाउट एनी इशू। क्वेश्चंस भी सारे के सारे बनेंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट। आते हैं सवालों पे, सवाल जवाब का सिलसिला करते हैं शुरू। 7 करोड़ रुपए रख लेता हूं साइड में, जिससे कि आपको देने में आसानी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, पोल ही लगा देता हूं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स शोड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस?
कौन सा एक्सपेरिमेंट ये बताता है? क्या बताता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 की इंपॉर्टेंस किससे पता लगी थी? KOH वाले एक्सपेरिमेंट से। KOH वाला एक्सपेरिमेंट कौन सा था? मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। वॉन सैक साहब ने क्या बताया था? सैक है नाम में। इन्होंने बताया था कि भाई ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर होता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। प्रिस्टले साहब ने आपका रोल ऑफ एयर बताया था, ऑक्सीजन की इन्होंने डिस्कवरी करी थी। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में एक पत्ती पे लाइट पड़ रही थी, दूसरे पे नहीं पड़ रही थी, इसने आपका लाइट का रोल बताया था। यहां पे आपका KOH सोक्ड कॉटन था, तो यहां पर आपका CO2 की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था। उत्तर क्या हो जाएगा? मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। आई होप 80-85% बच्चों ने सही किया हो। 72% वेरीगेटेड गलत कर दिया आपने, पर ठीक है, आते आते आ जाएंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। आई विश आगे से आप थोड़ा सही करो। जिन लोगों को पोल नहीं मिल रहा है वो एक बार चैट सेक्शन में अपना रिप्लाई दे सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, हमें पता है। द केमिकल यूज टू रिमूव दिस गैस मोस्ट इफेक्टिवली फ्रॉम एंटरिंग अ कंट्रोल अपरेटस। कौन सा मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में केमिकल यूज किया था जो CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा था सबसे इफेक्टिवली? ये बात आपको यहां पर बतानी है। फटाफट बताइए क्या था? KOH का बस नाम पूछ लिया है ना? अच्छा, और कुछ है भी नहीं। अगर KOH याद नहीं भी रहता तो हाइड्रोक्साइड है, कर सकते थे। बाकी हालांकि ऐसा याद ना हो, इतना भी कुछ टफ नहीं है ये। तो KOH जो है, इट इज द राइट आंसर, इट इज द राइट केमिकल। आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड, ओ शिट, अच्छा मैंने गलत मार्क कर दिया है। नहीं नहीं, डी। 82%, मैंने बी देख लिया गलती से, माय बैड, सॉरी। मुझे लगा यार 7% लोगों ने कैसे सही किया है। 82%, वेरी गुड नंबर, ठीक है यार। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। द फॉलोइंग हाइपोथेसिस प्लांट रिस्टोर द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव वॉज गिवन बाय इंगलमैन साहब, कॉर्नेलियस वॉन नील साहब, इंजन हाउस साहब, जोसेफ प्रिस्ली साहब। यहां पर कॉर्नेलियस वॉन नील साहब का एक्सपेरिमेंट अभी हमने पढ़ा नहीं है। ब्लू और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया पे भी इन्होंने काफी रिसर्च करी थी, कल पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और इन्होंने बेसिकली हाइड्रोजन डोनर्स के बारे में हमें बताया है, दैट देयर कुड बी डिफरेंट हाइड्रोजन डोनर्स। जैसे H2O होता है हमारे केस में, जनरल प्लांट्स के केस में, राइट, H2S भी हो सकता है। तो इन्होंने सल्फर बैक्टीरिया में वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, तो कल इन पे डिस्कशन होगी। इंगलमैन साहब ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, इन्होंने तो अपनी एक्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर काम किया था। जोसेफ प्रिस्ली साहब ने ये बात बोली थी, है ना, कि आपका एयर को कौन प्योरीफाई करता है? प्लांट प्योरीफाई करता है। इंजन हाउस साहब ने इनके ही सेटअप को एक बार लाइट और एक बार डार्क में रखा, यानी लाइट का इंपॉर्टेंस बताना इंजन हाउस साहब का काम था। और प्रिस्ले साहब ने बेसिकली ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी। बहुत बढ़िया, लगभग सब लोगों ने करेक्ट किया है। कॉर्नेलियस वॉन नील साहब नहीं कर पाओगे अभी सवाल, इक्वेशन ये भी नहीं कर पाओगे। हालांकि मैंने आपको बता दिया है ये, बट आई डोंट वांट कि आप फंसो इसमें। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये भी नहीं कर पाओगे। इंगलमैन साहब का एक्सपेरिमेंट है, ये कर दोगे। TW Engelmann's experiment, bacteria were used to detect the site of CO2 evolution, O2 evolution, both 1 and 2, utilization of sunlight. TW Engelmann साहब ने जो एक्सपेरिमेंट दिखाया था उसमें इन्होंने हमें किस बारे में जानकारी दी कि ऑक्सीजन कहां से ज्यादा निकल रहा है, CO2 कहां से ज्यादा निकल रहा है, लाइट कहां पर ज्यादा यूज हो रही है। इन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन ये है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताया था या एक्शन स्पेक्ट्रम? अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताया होगा तो यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट की बात आ जाएगी, लेकिन इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम पे काम किया है, यानी O2 इवोल्यूशन पे बात आ जाएगी। जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व हो रहा था वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा जमा हो जा रहे थे। ये बात हमें अच्छे तरीके से पता है, तो आंसर वुड बी 2 एंड आई होप यू विल बी एबल टू मार्क दिस अप, है ना। चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। उत्तर है हमारा 2। 55% लोगों ने सही किया है, 26% लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। मेरे दोस्त ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है,
ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। इनका मेन मोटो यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट बताना नहीं था भाई। किसी भी फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट में लाइट तो डालोगे ही। जैसे आपका जो CO2 वाला एक्सपेरिमेंट था, मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, लाइट तो आप उसमें भी यूज कर रहे हो, लेकिन क्या मेन पर्पस हमारा लाइट को डिटेक्ट करना था? नहीं, मेन पर्पस वहां पे CO2 की अवेलेबिलिटी थी। सिमिलरली यहां पे अगर आप देखो तो लाइट तो यूज होगी फोटोसिंथेसिस में, पर मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस था एक्शन स्पेक्ट्रम को देखना, यानी कहां पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है उसको देखना। फोटोसिंथेसिस जहां ज्यादा होगी वहां ज्यादा ऑक्सीजन बन रहा होगा, इसको एरोबिक बैक्टीरिया आपका कंफर्म कर रहे होंगे। ये बात आपको पता लग रही थी। ये आपका गृह कार्य है, हॉलीडेज द होमवर्क्स, इसको कर लीजिएगा प्लीज। लीडर बोर्ड आज कई दिन में चेक कर लेते हैं। हर्ष रंजन, मोहम्मद जमील, परियात गंडोत्रा, आगाम जैन, कृष्ण नेगी, बहुत बढ़िया। पर यार एक एक सेकंड में कैसे आंसर आ रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मतलब सबको बधाई हो, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट स्टिल हाउ यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस इन 1.071 सेकंड्स, आई डोंट अंडरस्टैंड। बिकॉज लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था TW इंगलमैन एक्सपेरिमेंट, इतना पढ़ने में ही 2 सेकंड हो गई। और TW इंगलमैन आपको कितना भी एक्सपेरिमेंट अच्छे से आता हो, आपको ये तो देखना ही पड़ेगा ना कि सवाल में पूछा क्या है। तो आई थिंक एटलीस्ट यू शैल नीड 5-6 सेकेंड्स, अगर आप बहुत धुरंधर हो तो भी। एंड दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव लीडर बोर्ड, दैट्स व्हाई आई हैव नेवर शोन लीडर बोर्ड। शायद मैंने पहली बार लीडर बोर्ड दिखाया है आज इतने दिनों बाद, बिकॉज कुछ नहीं है भाई लीडर बोर्ड। यहां पे मस्त एकदम कुछ भी चलता है। क्वेश्चन आया है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो करते हैं दोस्त आगे इस चैप्टर को और अच्छे तरीके से खत्म इन कमिंग लेक्चर्स। अगर मजा आया तो एक बार फटाफट दिल दे दो यार, उड़ा दो दिल, बारिश कर दो दिलों की, जिससे मुझे आनंद आ जाए और मुझे समझ में आ जाए दैट यू रियली एंजॉयड दिस लेक्चर। आज सारी चीजें समझने समझाने की थी, मेहनत की नहीं थी। यानी अगर आप इन्हें समझ लेते हो यू विल मेमोराइज दीज थिंग्स फॉर लाइफ टाइम, है ना? वीडियो कॉल करिए, वीडियो कॉल कर लेते हैं दोस्त। हालांकि मुझे पता नहीं है वीडियो कॉल इसमें होगा कैसे। सिलेक्ट स्टूडेंट्स टू कनेक्ट, नहीं यार अभी ना एक्सेस वैक्सेस दिया नहीं है, करवाएंगे इसको तब बताएंगे। तब तक कुछ डाउट देख लेते हैं। सर प्रोडक्ट में H2O भी तो होता है भाई, बैलेंसिंग में होता है, मतलब इट्स नॉट अ कॉन्क्रीट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में नहीं होता H2O, है ना? आप जितना H2O लेफ्ट साइड में ज्यादा डालोगे उतना राइट साइड में वापस मिल जाएगा। इट्स नॉट अ हार्डकोर प्रोडक्ट। सर केमिस्ट्री में तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वहां एनर्जी रिलीज होती है, हम तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, तो यहाँ एंडोथर्मिक कैसे हो गया? आप खुद बताइए, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है? आप एनर्जी स्टोर करते हो। आप गुल्लक को भर रहे हो तो आप पैसे डाल रहे हो, आप एनर्जी डाल रहे हो, यू आर स्टोरिंग द मनी। और जब आप गुल्लक तोड़ते हो तो मनी भी रिलीज हो जाता है। सेम इसी तरीके से आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग स्ट्रेटजी होती है। जब आप ग्लूकोज को तोड़ते हो तब एनर्जी मिलती है ना। लेट्स से आप बोल रहे हो केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा, विच इज स्टिल रॉन्ग, कहीं मिसकंसेप्शन हो गया होगा। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप खाना खा रहे हो और उसको आप डाइजेस्ट कर रहे हो, बॉन्ड तोड़ रहे हो, तो एनर्जी बननी चाहिए थी, तो आपकी बॉडी से एनर्जी और खत्म हो जाती है ना। किसी दिन पता लगा ऐसे 4 पराठे पेल के और ऐसे कमजोर कमजोर चल रहे हो ज़ॉम्बी की तरह कि अरे भैया मेरे तो शरीर के सारे ही बॉन्ड टूट गए। दिस इज नॉट राइट। अगर आपने खाया है पराठा तो दबा के ऑक्सीडेशन होगी ना, खूब एनर्जी मिलेगी, है ना? तो यहां पर आपको यह समझना होता है। सर हम अपना हाइपोथेसिस नहीं दे सकते? उत्कर्ष भाई बहुत अच्छा, आपने यहां पर डाउट पूछा है। आप अपना हाइपोथेसिस दे सकते हैं। हाइपोथेसिस कोई भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। गुड नाइट सर फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय एवरीवन, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा। वाह क्या डाउट्स है। योर टीचिंग इज वंडरफुल, पीयूष भाई यू आर ऑल्सो वंडरफुल। फास्ट एक्शन एब्जॉर्प्शन रिपीट प्लीज। ओके भाई, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है? मैंने किस किस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करी। अगर इसका मैं एक ग्राफ बना रहा हूं दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मैंने ब्लू, रेड, वॉयलेट, इंडिगो, ऑरेंज, येलो, इन सब वेवलेंथ की कितनी कितनी लाइट एब्जॉर्ब करी, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इन सारी वेवलेंथ्स पे मैंने कितना फोटोसिंथेसिस किया, कितना काम किया, कितना एक्शन किया, दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रम, राइट? ये आपका एक्शन स्पेक्ट्रम है। सर स्पेक्ट्रम के में ही है,
होगा भाई मुझे मैं इतनी इंग्लिश नहीं जानता दोस्त, और ना मैं इतनी बायोलॉजी जानता हूं। क्या बताएं भाई? सर स्पेक्ट्रम चे में ही है। होगा यार, मुझे आइडिया नहीं है कहाँ है गया होगा चे में, किससे पूछ के गया है मुझे नहीं पता। तो अरकान खान भाई सॉरी, बट नहीं पता यार, गया होगा। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? इनडायरेक्टली इंगलमैन साहब ने यह बताया कि किस रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस या एक्शन हो रहा है, एक्शन स्पेक्ट्रम, है ना। बाद में उसको और रिफाइन किया और साइंटिस्ट ने आकर। सर वीडियो कहां से लाए? कॉन्टेक्स्ट नहीं है भाई इस सवाल का। मैं जो समझ पा रहा हूं कि आप ये पूछ रहे हैं कि वो वीडियो कहां से लाए, वो पुष्पा मूवी की क्लिप है, तो वो मैं लेकर के आया, मुझे यहां से ये समझ में आ रहा है, बाकी आइडिया नहीं है। सर द ग्राफ शोज ब्लू विद हायर पीक देन रेड बट यू टोल्ड रेड, विच वन टू बिलीव? रिया मैं जो कह रहा हूं दैट यू हैव टू बिलीव, बिकॉज द एक्शन इज रिलेटेड टू द कंपोनेंट गिवन बाय अ लॉट ऑफ पिगमेंट्स। ये एक पिगमेंट की कहानी नहीं है, बहुत सारे पिगमेंट है। सबका रिजल्टेंट जो आता है, वेक्टर पढ़ते हो ना आप लोग, है ना, कि एक यहां पर वेक्टर है, एक यहां पर वेक्टर है, रिजल्टेंट आपका यहां आया, एंड सो ऑन, राइट। सो इसी तरीके से आपके जो पिगमेंट्स हैं, अलग अलग पिगमेंट्स अलग अलग कंट्रीब्यूशन देते हैं, है ना। और उस हिसाब से आपकी जो सबसे तगड़ी एक्शन पीक देखने को मिलती है वो रेड पे देखने को मिलती है। तो यू नीड टू बिलीव व्हाट आई एम सेइंग। एनसीईआरटी में इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में काफी चीजें गड़बड़ दे रखी हैं। आप कोई और स्टैंडर्ड किताब पढ़ोगे आपको अलग चीजें मिलेंगी। मैं आपको गलतियां बता भी सकता हूं कि कहां कहां गलतियां हैं, और बड़ी कंसेप्चुअल गलतियां हैं, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। चलिए कॉमन डाउट पूछे। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय दोस्त, लव यू सर, लव यू दोस्त, थैंक यू सर, थैंक यू दोस्त, बाय सर, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, गुड नाइट सर, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट दोस्त। विच कंट्री इज बेस्ट फॉर एमबीबीएस? इंडिया दोस्त। हाय सर जी, हाय दोस्त। सर आई होप यू कैन टीच at least our 11th, I will teach you in 12th also। सर बल्ब से फोटोसिंथेसिस होगा, डिपेंड करता है दोस्त, है ना। वैसे तो विजिबल रेडिएशन की लाइट चाहिए, पर ऑब्वियसली वो भी है, तो कई आपके आर्टिफिशियल सेटअप में भी फोटोसिंथेसिस होता है। एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए सर। 2 मिनट पहले कर दिया दोस्त, थैंक यू सर, बाय बाय सभी को, बाय बाय दोस्त, बाय बाय सर। बाय द वे डेट्स और साइंटिस्ट नाम इंपॉर्टेंट है, यस डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, साइंटिस्ट नाम वेरी इंपॉर्टेंट। लव यू भैया फ्रॉम हरियाणा, लव यू दोस्त। सर बैकलॉग कैसे क्लियर करें? मेहनत करके करें सर, तुक्के 1-2 सही हो सकते हैं, सारे कैसे होंगे? सारे नहीं हो सकते, मेहनत करो दोस्त। बाय सर, बाय दोस्त। अर्चना राठी मैम कब आएंगी? अर्चना मैम से पूछिए दोस्त, मेरे को आइडिया नहीं है। विपू भाई ओपी, लव यू भाई। चलो यही है और तो क्या ही है। चले भाई, यार जितना मुझे पता है कि शायद मैम के लेक्चर्स खजाना पे पड़े होंगे, आप चाहें तो देख सकते हैं, खजाना पे सबके लेक्चर्स हैं, इनफैक्ट मेरे भी लेक्चर हैं यकीन फास्ट ट्रैक के, देखना है तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब जिसको पढ़ना होता है वो जुगाड़ निकाल लेता है भाई, है ना। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि मैम कब से रीजॉइन कर रही हैं, बट मैंने टीम से पूछा था तो मैं ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू गेट टॉट बाय मी, बट टीम के जैसे आदेश वैसे हम भी मानेंगे, निर्णय है, जिसने लिया है सही ही लिया होगा, या गलत लिया होगा तो भी तुम्हें झेलना पड़ेगा, अब तो जो है हम ही हैं चलो यार, यार मैं अगर खराब नहीं पढ़ाता तो एक बार दिल दे दीजिए ना दोस्त, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, इसको सुपर से डुपर बना दीजिए दोस्त एक बार प्लीज एक बार भाई दिल उड़ा दो मन की संतुष्टि के लिए। यार आप लोग मुझे कॉम्प्लेक्स में डाल देते हो ना हर दूसरे दिन, यार इस बैच के साथ बस एक यही गड़बड़ है और कोई गड़बड़ नहीं है, तुम लोग बहुत प्यारे हो भाई, है ना। बट एक बीच बीच में यार तुम मुझे नॉस्टैल्जिक एकदम उसमें डाल देते हो, ट्रॉमा में, जिन हालातों में मैंने ये बैच ज्वाइन किया था उन हालातों में मैं जाना नहीं चाहता अब। तुम लोग बहुत मस्त हो यार, है ना। अब हम चाहते हैं कि हम साथ साथ रहें, हम साथ साथ हैं। थैंक यू भाई, अरे बढ़िया यार, उड़ा दिया आपने सब कुछ, मतलब ठीक है। अब अगर इतने स्टूडेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं तो आई थिंक आई शैल बी इन द बैच ओनली, है ना। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में जहां पर डिस्कशन कर रहे होंगे
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, एक्शन स्पेक्ट्रम की। आज अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया तो आज का वो टॉपिक है भी नहीं, वो कल फिर से आएगा, है ना। और कॉर्नेलियस वॉन नील साहब का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, प्लस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो कि हम सेल बायोलॉजी में देख चुके हैं बट फिर से देखेंगे, है ना। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। कल गाना बजाना भी आप लोगों के लिए कर दिया जाएगा। काफी लोग कह रहे थे सॉन्ग सुनाइए, मुझे लगता नहीं कि डेली डेली तुम मेरा सॉन्ग झेल पाओगे इसीलिए नहीं सुनाया। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। इट वाज एन अमेजिंग लेक्चर, बहुत मजा आया लेक्चर लेकर के, खुद ही बहुत एफर्टलेसली लेक्चर निकल गया। जब आपके साथ इंटरेक्शन होती रहती है आई फील वेरी गुड। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूं आपसे कल एट द वेरी सेम टाइम। जितना पढ़ाया है उतना एनसीईआरटी से पढ़ के आना। डीपीपी में कुछ जो आपके क्वेश्चन है वो कल के टॉपिक्स के भी हैं, तो जितने क्वेश्चंस बने उतने बढ़िया, जितने नहीं बने उतने कल बन जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है, राइट। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, मिलते हैं कल।